हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है क्विक रिवीजन सीरीज़ में। क्विक रिवीजन सीरीज़ के अंतर्गत हमने एनवायरनमेंट के टॉपिक्स को डिटेल से स्टडी करना शुरू किया था, जो आपके एग्जाम के परिदृश्य यूपीएससी और यूपीपीएससी का जो एग्जाम है 2020 उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। आराम से आपको यहाँ पे 10 से 12-15 क्वेश्चन आपको एनवायरनमेंट से मिल सकते हैं और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एनवायरनमेंट का आपके अच्छे से रिविजन हो जाए। इस संदर्भ से मैंने आपको 7 वीडियो प्रोवाइड करा दिए हैं और आज इस कड़ी में 8वां वीडियो आपको उपलब्ध कराया जाएगा। आज का जो टॉपिक है वो एनवायरनमेंट पॉल्यूशन और डिग्रेडेशन से रिलेटेड है। पर्यावरण अवनयन और प्रदूषण का जो टॉपिक है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इसमें हमने स्टडी करनी चाहिए, क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण को लेकर काफ़ी सारी चीज़ें हमने चलती रहती हैं। आसपास के एनवायरनमेंट को लेकर किस किस तरीके से पर्यावरण को नुकसान पहुँचता है और उसका इफेक्ट क्या पड़ता है, उन चीज़ों को लेकर आज हम डिटेल से स्टडी करने जा रहे हैं। तो आप सभी यहाँ पर इस चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यान से चीज़ों को सुनते चलिएगा। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पर अगले 40-50 मिनट जो होते हैं अपने देने हैं, जो आपके अगले 3-4-5 घंटे बचा सकता है, जो आप सेल्फ स्टडी में लगाने जा रहे हैं। इस लिहाज से आपके एग्जाम को लेकर अगर आप इस साल एग्जाम में बैठने जा रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपके समय को कम से कम समय में एक अच्छी जानकारी को लेकर यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं और अच्छे से आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आप इस चैनल को हो सकता है, इस वीडियोस को हो सके तो जितना हो बच्चा, अगर आपको किसी को पता है किसी को एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो वहाँ पर आप शेयर भी ज़रूर कर सकते हैं, ताकि उसको वहाँ पर इसका फ़ायदा मिल सके। तो आप सभी यहाँ पर जितना सपोर्ट करेंगे उतना अच्छा होगा। फिलहाल हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं एनवायरनमेंट सीरीज़ को। तो एनवायरनमेंट सीरीज़ में आज का जो टॉपिक है क्विक रिवीजन सीरीज़ के अंतर्गत यहाँ पर है पर्यावरण अवनयन एवं प्रदूषण, एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन एंड पॉल्यूशन। तो चलिए प्रारंभ करते हैं पर्यावरण अवनयन एवं प्रदूषण के टॉपिक को। मैं हमेशा कहता हूं कि आप जब भी स्टडी करने जाएं तो उसके लिए ग्राफिंग बहुत जरूरी है। ग्राफिंग एक अच्छा पहलू होता है किसी चीज को इंटरलिंक करके स्टडी करने के लिए। अगर आप यहां पर ग्राफिंग करना जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो आप सीख सकते हैं। मैं ये ग्राफिंग आपके सामने इसलिए रख रहा हूं ताकि आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हों उस टॉपिक को पढ़ने का अपना नजरिया बदलिए। अगर आपके पढ़ने का नजरिया ऐसा होगा, यदि आपके नोट्स ऐसे बन रहे हैं, तो इससे न सिर्फ आपका पढ़ना आसान हो जाएगा बल्कि साथ साथ आपका रिवीजन बहुत आसान हो जाएगा। आप उससे इंटरलिंकिंग अच्छा कर पाएंगे और उससे से ज्यादा क्वेश्चन आप वहां पर सॉल्व करके आने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आपको पर्यावरण अवनयन एवं प्रदूषण के इस टॉपिक में क्या क्या चीजें हैं जो आपको पढ़नी है। ये टॉपिक में मैंने सबसे पहले ग्राफिंग बना ली है, मुझे क्या क्या आपको पढ़ाना है। जैसे कि सबसे पहले पर्यावरण अवनयन या प्रदूषण का जो तात्पर्य है वो क्या होता है उसको समझेंगे। उसके बाद प्रदूषक क्या होते हैं, प्रदूषकों के प्रकारों को हमने यहां पर लिखा हुआ है। प्रदूषण के बाद फिर यहां पर प्रदूषक अलग होता है, पॉल्यूटेंट अलग होता है, पॉल्यूशन अलग होता है। तो पॉल्यूशन के प्रकार क्या है, तो यहाँ पर उनके प्रकारों की यहाँ पर मैंने आपको जानकारी दे दी है। इसके बाद प्रभाव एवं समस्याएं, तो यहाँ पर मानवीय जीवन पर, जैव विविधता पर, आर्थिक और मौसम के स्तर पर प्रदूषण का क्या क्या प्रभाव पड़ता है। इसके बाद पर्यावरण प्रदूषण के निदान संबंधन हेतु हम क्या क्या कार्य करते हैं, इसके बारे में मैंने यहाँ पर आपको पहले ही ग्राफिंग अपनी बना के स्पष्ट कर दिया है कि मुझे आपको क्या क्या पढ़ाना है। प्रदूषण के प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आइए जानते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है। पर्यावरण प्रदूषण क्या है, अर्थात ऐसे तत्व जो कि मानव स्वास्थ्य के लिए, जीव जंतुओं के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए वहां पर हानिकारक होते हैं, वो पॉल्यूटेंट कहलाते हैं, वो प्रदूषण कहलाते हैं। जिससे पर्यावरण को नुकसान हो, पर्यावरण में रहने वाले जैव विविधता को नुकसान हो, पेड़ पौधों को नुकसान हो, मनुष्यों को नुकसान हो या पशुओं को नुकसान होता है, उसको हम कहते हैं पर्यावरण प्रदूषण। और उनको नुकसान कैसे होता है, नुकसान होता है उनके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर, विलुप्तता को लेकर, वहाँ ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट को लेकर, जिसके कारण वहाँ पर उनके आवास नष्ट होते हैं, उनके रहने और जीवन के, या फिर कह सकते हैं लॉन्ग लास्टिंग जीवन संघर्ष की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। तो उसको कहा जाता है पर्यावरण प्रदूषण की स्थिति। पर्यावरण प्रदूषण होता कैसे है, तो उसके लिए प्रदूषक जिम्मेदार होते हैं, पॉल्यूटेंट जिम्मेदार होते हैं। पॉल्यूटेंट क्या होता है, पॉल्यूटेंट देखिए 2 तरीके की चीजें होती हैं। एक होता है जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटनीय होता है और एक होता है सूक्ष्म जीवों द्वारा अनपघटनीय होता है। अर्थात डिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। अर्थात कहने का मतलब कि ऐसे पदार्थ जिसका सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटन कर दिया जाता है वो कहलाते हैं अपघटनीय, और जिनका सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटन नहीं किया जा सकता है उनको हम कहते हैं अनपघटनीय। जैसे कि हम यहाँ पर अगर देखें तो प्लास्टिक है, प्लास्टिक एक अनपघटनीय पदार्थ है, अर्थात उसका सूक्ष्म जीवों के द्वारा उसको हम वापस से किसी अन्य पदार्थों में तब्दील नहीं कर सकते हैं और वो जहां भी पड़ा रहेगा वो नुकसान ही पहुंचाता है। अगर हम मिट्टी में उसको छोड़ देते हैं तो वो मिट्टी को बंजर बना देता है, अगर हम उसको जला देते हैं तो वायु प्रदूषण का वो जिम्मेदार है। यदि हम उसको वहां पर
जल में फेंक देते हैं तो वो जल प्रदूषण का भी काम करता है। तो इसलिए इसे ऐसे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा किसी भी तरीके से उनको दूसरे प्राकृतिक पर्यावरण या प्राकृतिक तत्वों में परिवर्तित नहीं कर सकता या सूक्ष्म तत्वों में विकलित नहीं कर सकता है, ऐसे पदार्थ अनपघटनीय कहलाएंगे। और ऐसी चीज़ें जिनको सूक्ष्म जीवों द्वारा विलगित किया जा सकता है, जैसे कि मान लीजिए किसी जीव की मृत्यु हो जाती है, वो उसकी बॉडी पड़ी हुई है तो वहाँ पे क्या होता है कि आसपास जो होता है कि वायु के थ्रू वहाँ पे सड़न पैदा होती है, वहाँ पे नुकसान, अगर कोई खा लेता सड़क गलत चीज़ खा ले तो उसको वहाँ पे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं, बीमार पड़ सकता है। लेकिन जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो क्या करते हैं, उसके बॉडी को धीरे धीरे डिकम्पोज करते हैं और उसको कैल्शियम कार्बन अन्य चीज़ों में उसको परिवर्तित करके वापस उसको मिट्टी में मिल जाता है। इसको कहा जाता है सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटनीय कर दिया जाना। तो इस तरीके से प्रदूषक कैसे हुए, दो तरीके के होते हैं, एक सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटनीय किया जा सकता है और एक सूक्ष्म जीवों द्वारा अनपघटनीय होता है। ये तो हो गया प्रदूषक के बारे में आपने चर्चा कर लिया और आप उसके बारे में हमने जान लिया और एग्जाम्पल के माध्यम से समझ भी लिया। अब बात आती है कि प्रदूषण कितने प्रकार का हो सकता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि वहां पर मिट्टी होती है तो मिट्टी वहां पर बंजर हो सकती है, तो एक प्रदूषण वो हो गया। वायु में गया तो वायु प्रदूषण हो गया। लेकिन क्या इसके अलावा भी प्रदूषण होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए प्रदूषण के जो प्रभाव है यहां पर अगर हम देखें तो वायु प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण है, मृदीय प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, रेडियोधर्मी व विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रदूषण है, जैव प्रदूषण है और ठोस अपशिष्ट प्रदूषण है। तो प्रदूषण के प्रकार की अगर हम बात करें तो यहां पर कम से कम 6 से 7-8 प्रकार के आपके प्रदूषण होते हैं। अब इनके बारे में हम एक एक करके डिटेल से स्टडी करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम वायु प्रदूषण के बारे में। तो वायु प्रदूषण यहाँ पर है। वायु प्रदूषण के मैंने यहाँ पर आपके टॉपिक बना दिए। देखिए नोट्स बनाए बहुत अच्छा तरीके, सब क्या है इंटरलिंकिंग करता हुआ मैं चल रहा हूँ, जिसके माध्यम से मुझे पता है कि इसके बाद क्या चीजें ग्राफिंग कैसे बनती जा रही है और उसके अकॉर्डिंग मैं आसानी से चीजों को नीचे पढ़ लूंगा। अब वायु प्रदूषण आएगा तो वायु प्रदूषण क्या क्या पूछा जा सकता है। सबसे पहले आपको क्या पता है वायु प्रदूषण क्या होता है, उसके बाद इसके स्रोत क्या है, स्रोत के बारे में मैंने ग्राफिंग के थ्रू बना लिया। फिर प्राकृतिक तौर पर वहां पे क्या क्या चीजें होती हैं, प्रभाव इसका क्या पड़ता है और इसके लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं, इसको अर्थात वायु प्रदूषण को कम कैसे कर सकते हैं। बेसिकली क्वेश्चन आपको यही पूछा जाएगा। और क्या आपको ये पता है, आइए देखते हैं। तात्पर्य क्या है, ऐसे सूक्ष्म कण या पार्टिकुलेट मैटर जैसे PM2.5 PM2 आपका PM10 वहां पर आता है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें कि ऐसी जहरीली गैसें या फिर आपको विषैली गैसें जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, जिसके कारण वहां पर वायु के साथ मिलकर वो जीवों के लिए उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक या स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न करें, वो क्या है आपके वायु प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण क्या है कि जहां पर लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो जाए, स्वच्छ वायु न रह जाए, ठीक है, जीवों पर्यावरण को दुष्प्रभाव पड़ने लगे तो वो वायु प्रदूषण कहलाता है। धुंध की घटना होने, स्मॉग की घटना आपको देखने को मिलती है, ये क्या है, ये वायु प्रदूषण का एग्जाम्पल है। स्मॉग इसका सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल है जहां पे स्मॉग की जो घटना देखी जाती है उसको हम यहाँ पर देखेंगे। अभी इसके बारे में पढ़ेंगे भी स्मॉग यहाँ पर कैसे चीजें होती हैं। दिल्ली में खासकर यहाँ पर दिवाली के आसपास का जो भी है दिल्ली NCR का एरिया है, जब भी दिवाली आती है या उसका आसपास का जो एरिया बनता है वहां पर आपको स्मॉग जो होता है काफी लंबे टाइम तक की स्थितियों में देखा जाता है। तो यहाँ पर दिवाली अभी कुछ टाइम बाद आने वाली होगी, एक बार फिर जो दिल्ली NCR के आसपास लोग रहते हैं वो इससे परिचित होंगे। तो यहाँ पर हमने देखा तात्पर्य इसकी समझ लिया। स्रोत क्या है, तो देखिए वायु प्रदूषण दो तरीके से होता है, प्राकृतिक तरीके से भी होता है और यहाँ पर मानव जनित भी होता है। प्राकृतिक तरीके से कैसे होगा, वनाग्नि, वनों में लगने वाली आग, जैसे कि अभी ऑस्ट्रेलिया में आग लगी थी जिसके कारण करोड़ों अरबों की संख्या में लोगों को वहां से पलायन करना पड़ा। कई सारे अरबों की संख्या वहां पर जीवों की जो होती मृत्यु हुई, कई सारी प्रजातियां वहां पर पेड़ पौधों की और जीवों की नष्ट हो गई हैं। तो वहां पर क्या है, एक लंबे समय तक वनों में लगने वाली जो ये आग है जिससे हजारों हेक्टेयर की जो भूमि जलकर राख हो गई वहां पर, उसके कारण यहाँ पर लंबे समय तक वायु प्रदूषण का एक कारण बनती है, जिसके कारण क्योंकि आपको विभिन्न प्रकार की जो गैसें हैं वो जलकर धुएं के रूप में जो होती हैं वो आपको गुबार के रूप में ऊपर जाती हैं, वायु के साथ इंटरलिंक करती हैं, फिर वो हवा के बहाव के साथ वो जिन जिन देशों से गुजरती है वहाँ पर भी वो समस्याएं उत्पन्न करती हैं। एक तो वनाग्नि होती है, एग्जाम्पल के रूप में ऑस्ट्रेलिया का बुश फायर जो वहाँ पर चीज़ें होती हैं उसको आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में, कभी भी आएगा। अगर इस साल के एग्जाम में कहीं भी आपको पूछा है तो इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके अतिरिक्त ज्वालामुखी उद्गार को लेकर यहाँ पर आप जानकारी रख लेते हैं, जैसे कि इंडोनेशिया का क्षेत्र है वहाँ पर अक्सर वहाँ पर चीज़ें होती रहती हैं। फिलीपींस का एरिया है तो वहाँ पर भी आपको देखने को मिलता है, जिसे रिंग ऑफ फायर की भी स्थितियाँ बोली जाती हैं। प्रशांत का जो क्षेत्र आता है वहाँ पर ज्वालामुखी के उद्गार लगभग होते ही रहते हैं। तो ज्वालामुखी उद्गार के में क्या होता है, आपको धुआं भी निकलता है, काफ़ी सारे वहाँ मीथेन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है,
अन्य प्रकार की जो गैसें हैं उसमें से निकलती हैं। इसके अलावा वहाँ पर लावा भी बड़ी मात्रा में निकलता है। तो दोनों को वहाँ पर अगर देखें तो आपको ज्वालामुखी उद्गार के साथ जो धुआं इत्यादि निकलता है, जो आपकी विभिन्न प्रकार की विषैली गैसें होती हैं वो भी जाती हैं आपके वायुमंडल में और वहाँ पर पॉल्यूशन क्रिएट करती हैं। पेड़ पौधों की दैहिक क्रियाएं जो होती हैं उनके द्वारा जो स्वचालन की श्वसन की जो क्रियाएं होती हैं वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी चीज़ें हैं या फिर अन्य जो गैसें हैं या उनके द्वारा जो काम किए जाते हैं, जो आपके बेसिकली कि जो पौधे हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, लेकिन उनकी अन्य जो प्रक्रियाएं हैं उनके माध्यम से वो कई प्रकार की ऐसी चीज़ों को विलगित करते हैं। पेड़ पौधों के हैं उमस की स्थितियाँ होती हैं या फिर वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड है जो कि पत्तियों के माध्यम से होता है। तो उस तरीके से पेड़ पौधों के द्वारा जो दैहिक क्रियाएं संपन्न की जाती है वहाँ पर भी अगर हम देखें तो वो वहाँ पर समस्याएं उत्पन्न करती हुई दिखाई देती हैं। इसके अतिरिक्त वायुमंडलीय रासायनिक क्रियाओं के द्वारा भी आपको वायुमंडल में जो प्रदूषण की प्रक्रिया होती है, स्मॉग जैसी जो घटनाएं होती हैं वहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका धुआं गया, वहाँ से आपका पानी और बूंद की बूंदी जो होती हैं वो आपस में मिलकर के एक रासायनिक क्रिया करते हैं और उसके माध्यम से वहाँ पर एक स्मॉग की क्रिएट कर दिया जाता है और उसके कारण आपको वहाँ पर समस्याएं उत्पन्न होती हुई दिखाई देती हैं। तो ये कुछ प्रक्रियाएँ हैं जो कि आपकी स्थितियाँ वहाँ पर देखी जाती हैं। मानव जनित क्या है? मानव के द्वारा उद्योग धंधे जो होते हैं, कंपनियां बनाई जाती हैं और वहाँ पर विभिन्न प्रकार के उत्पादन किए जाते हैं जिसके कारण चिमनियों से कई तरह के धुएं गैस निकलती है, धूम निकलता है, तो वहाँ पर आपको पोल्यूशन जनरेट होता है। कणकीय पदार्थ हैं जो उसके साथ निकलते हैं, धात्विक जिसको हम पार्टिकुलेट मैटर की भी संज्ञा देते हैं, जैसे PM 2.5 है, PM आपका 10 है, तो वहाँ पर धात्विक और अधात्विक पदार्थ निकलते हैं, जैविक की चीज़ें होती हैं। ऊष्मा जो होती है अच्छी खासी मात्रा में जो आपको निकलती है, आपको धुओं के साथ जो होती है चिमनियों से निकलती हैं, तो वो सब क्या है? मानव के द्वारा जो विभिन्न प्रकार की क्रियाएं की जा रही हैं, कार्य किया जा रहा है। जैसे घर में खाना बनाते हैं तो वहाँ पर आपको ईंधन की लकड़ियों को जलाते हैं, उससे भी आपका धुआं इत्यादि वहाँ पर निकलता है। तो इस तरीके से अगर हम देखा जाए तो मानव के द्वारा उद्योग धंधे, फैक्ट्री और अन्य प्रकार के जो कार्यक्रम किए जाते हैं, काम किए जाते हैं, वहाँ पर काफ़ी सारा जो पॉल्यूशन होता है वो जनरेट होता है और जनरेट होने के पश्चात आपको धुआं ऊपर ही जाता है। पराली की जो घटना होती है वो उसे आप देख सकते हैं, बड़ी मात्रा में पराली जलाई जाती है पंजाब उसके आसपास के क्षेत्रों में, हरियाणा जैसे क्षेत्रों में, जहाँ पर आपको वायु जो होता है, वायु के थ्रू वो सारा धुआं जो होता है ऊपर ही जाता है। तो ये जितनी प्रकार की जो वायु पोल्यूशन का जो काम है वहाँ पर आपको ये करता हुआ दिखाई देता है। तो ये तो हमने यहाँ पर देखा कि तात्पर्य होगा, स्रोत होगा, प्रकृति कैसी है, दो तरीके होंगी, गैसीय वायु प्रदूषक होंगे, कणकीय होंगी। अर्थात गैस होगा जैसे कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, या तो कणकीय पदार्थ होंगे जैसे पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं, छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, PM 2.5 या आपके PM 10। तो इस तरीके के या तो वहाँ पर आपके गैसीय पदार्थ होंगे या तो आपके कणकीय पदार्थ होंगे, आपके जो कह सकते हैं प्रकृति में वहाँ पर जाते हैं और नेचर उनका कैसा होता है वायु प्रदूषक का। प्रभाव क्या होगा? प्रभाव सिंपल है, प्रदूषण का आपको प्रभाव हमेशा निगेटिव ही पड़ता है। और निगेटिव कहाँ पड़ेगा? जलवायु परिवर्तन होगा, ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति होगी, उसके कारण आपको बर्फ़ों का पिघलना होगा, जो हिम ग्लेशियर हैं, समुद्र का जलस्तर आपका बढ़ेगा, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जनरेट होंगी, खासकर फेफड़े और हीट, TB और इस तरह की जो समस्याएं होंगी उनको वहाँ पर जनरेट होगा। तो स्वास्थ्य संबंधी और आपकी ग्लोबल वार्मिंग इस तरह की समस्याएं आपको उत्पन्न होती हुई देखी जाएंगी। इसको कैसे हम कम कर सकते हैं? वायु प्रदूषण को कम करने संबंधी क्या क्या उपाय आपको देखने को मिलेंगे? प्रयास देखिए, क्या कर सकते हैं आप? वायु प्रदूषण कम करने के लिए CNG और नवीनीकरण ऊर्जा का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर कंप्रेस जो नेचुरल गैस है उसका आप प्रयोग कर सकते हैं, जो कि आजकल गाड़ियों या पेट्रोल और डीजल के स्थान पर CNG गैसेस का वहाँ पर उपयोग किया है। इलेक्ट्रिक वाहनों को आप बढ़ा सकते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के तौर पर वहाँ पर आप पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा को अपना सकते हैं। वायु प्रदूषक तत्वों पर प्रतिबंध लगाया जाए ताकि वहाँ पर उनका उत्पादन ना हो, ना ही उनका प्रयोग हो। लोगों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पर आपके द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलाप पर्यावरण पर किस तरीके के दुष्प्रभाव डाल सकते हैं, ताकि वो उस पर नियंत्रण स्थापित करने के स्व तरीके से वहाँ पर जागरूक हों, उसे वहाँ पर रोकने की कोशिश करें। निगरानी एवं सर्वेक्षण जो होते हैं नियमित आधार पर किए जाने चाहिए, ताकि आपको पता चलते रहे। जैसे कि आपको वायु इंडेक्स, आपकी एयर क्वालिटी इंडेक्स आपको आता है, जिसके माध्यम से वायु की जो गुणवत्ता है वो नापी जाती है, कहाँ पर कितना जो मैटर है, कहाँ ऑरेंज है, कहाँ रेड है, कहाँ ग्रीन है। तो उसके आधार वो चीज़ों को डिफाइन करते हैं, एरिया कहाँ पर जो वायु है कितनी आपकी सही है या अनुचित है। उच्च तकनीकी का प्रयोग किया जाए, जैसे स्मॉग टावर की बात की गई, दिल्ली में लगाने की भी घटना आई है। तो इस तरह से आप करंट को भी यहाँ पर जोड़ने की कोशिश करेंगे तो बहुत आसानी से आपके करंट इंटरलेट हो जाता है। स्मॉग टावर मैंने आपको करंट में पढ़ाया भी था जाती UPSC अकेडमी पर। तो वहाँ पर स्मॉग टावर क्या है, तो वायु प्रदूषण को सोखने का काम करता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये वायु प्रदूषण के संदर्भ में हमने वायु प्रदूषण को यहाँ पर फिनिश कर लिया। अगला टॉपिक है वायु प्रदूषण के प्रभावों के संदर्भ में। अगर जो हमने चर्चा की, प्रभाव देखिए सारी चीज़ें आती हैं। प्रभाव परिस्थिति तंत्र पर विनाश, जैसे मैंने कहा एज अम्ल वर्षा के रूप में हम देखते ही हैं। SO2 को वायुमंडल की कमी को अवशोषित कर सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है और जल के साथ धरातल में गिरता है। तो वो परिभाषा हो गई कि किस तरीके से
सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है वायुमंडल की नमी, यहाँ कमी नहीं, यहाँ नमी होगा, नमी को अवशोषित करती है और सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है और वही जो होती है अम्ल वर्षा के रूप में नीचे आती है। एग्जाम्पल के तौर पर आपने ताजमहल की स्थिति देखा जिसका पीला पड़ना एक स्थिति वो अम्ल वर्षा के कारण ही वहाँ पर बताया जाता है कि अम्ल वर्षा के प्रभाव से ताजमहल जो होता है उसका कलर जो होता है वो डाउन हो रहा है। इसके अतिरिक्त स्मॉग ओजोन चरण जो आपका परत है वहाँ पर उसको नष्ट करती है और स्मॉग कारण लोगों को आँखों में जलन होने, सांस लेने में परेशानी होती है। हरित गृह प्रभाव जो होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना होता है, वन का विनाश होता है, मीथेन गैसों का बढ़ना होता है, वो आपको समस्याएं क्रिएट करती हैं और विभिन्न रोगों का कारण बनता है, कैंसर का, श्वसन संबंधी बीमारियों का और मस्तिष्क संबंधी रोग का। तो ये प्रभावों की यहाँ पर जानकारी बेसिकली एक अलग से वहाँ पर आपको समझा दिया गया है। बेसिकली हमने यहाँ पर चर्चा की। तो ये सभी प्रभाव हर एक चीज़ को बहुत आसानी से, बहुत कम शब्दों में लिखकर आसानी से हम समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं पढ़ा भी रहा हूँ और आपको समझा भी रहा हूँ। आपको नोट्स भी ऐसे बनाने पड़ेंगे। आपको 2020 का एग्जाम टारगेट किया, अगर 2021 के या 2022 का किसी के एग्जाम का टारगेट है तो अपने नोट्स को अच्छे से पर ध्यान दीजिए। नोट्स अगर आप ऐसे बनाएंगे तो आपको इतना फायदा होगा कि जब आपका रिवीजन का टाइम आएगा तो हो सकता है 20, 25, 30, 40 पेज को आप 5 या 10 पेज में वहां पर आसानी से रिवीजन कर पा रहे हो और ये बहुत ज़रूरी है। जितना कम पेज और जितनी ज़्यादा जानकारी उतना ही ज़्यादा आपको फायदा। अब बात करते हैं तापीय वायु प्रदूषण की स्थिति को लेकर, जो थर्मल एयर पॉल्यूशंस होते हैं उनके कारण। तो तापीय प्रदूषण किस कारण से होता है? तो जैसे कि मैंने कहा कि कारखाने हैं, ताप शक्ति आपके ग्रिड हैं जो कि आपको कह सकते हैं कि थर्मल पावर स्टेशंस होते हैं, नाभिकीय संयंत्र हैं, उनसे जो उत्सर्जित ऊष्मा और वायु के आरोहण द्वारा वायुमंडल में पहुंच रही है तो ताप वृद्धि का कारण बढ़ती है। तो जो भी वहाँ पर वायु है इन कारखानों इत्यादि से मिलती है, जो गर्म वायु है वो ऊपर जाती है और वहाँ पर पहुँचकर क्या करती है, वायुमंडल के तापमान में वृद्धि करती है। इसके अतिरिक्त इसका प्रभाव क्या होगा, शौर्विक विकिरण तथा ऊष्मा संतुलन प्रभावित होगा। जो पृथ्वी का जो ऊष्मा बजट है वो आपको बिगड़ जाएगा। स्थान विशेष के मौसम में परिवर्तन हो सकता है, कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी हो सकती है, कहीं बहुत ज़्यादा ठंडी की स्थितियाँ देखनी जा सकती हैं। इसके कारण उपाय क्या है, ऊष्मा उत्सर्जन की मात्रा में कमी करना और ग्रीन सिटी के निर्माण में विकास करना। तो यहाँ पर जो इस तरह के संयंत्र हैं उनको वहाँ पर नियंत्रित किया जाए और साथ ही साथ ग्रीन सिटी अर्थात जिस भी नई सिटी का निर्माण किया जाए वहाँ पर ग्रीन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाए, ग्रीनरी को बढ़ावा दिया जाए जिसके माध्यम से वहाँ पर ऊष्मा अवशोषण का वो कार्य भी कर सकें। तो ये आपको यहाँ पर हमने देखा थर्मल पावर जो भी है तापीय वायु प्रदूषण की घटना को। अब बात आ गया जल प्रदूषण को लेकर। तो जल प्रदूषण भी ठीक हमें वैसे ही पढ़ना है जैसे हमने वहाँ पर देखा, उन्हीं सारी प्रक्रियाओं को एक एक करके स्टडी करना है। सबसे पहले स्रोत क्या हैं, तो देखिए जल प्रदूषण, पहले जल के जो यहाँ पर स्रोत कैसे हैं, औद्योगिक कचरे के कारण प्रदूषण जल में, क्योंकि वो औद्योगिक कचरा उसमें डालते हैं। कृषि में जो उर्वरक इत्यादि है पानी वो वहाँ पर जाता है। नगरीय स्तर पर जो भी अवशिष्ट पदार्थ है नगर का वो उसमें प्रवाहित किया जाता है। और प्राकृतिक तौर पर ज्वालामुखी उद्भेदन हो गया आपका, या फिर आपका भूकंप हो गया या इस तरह की चीज़ें होती है तो वहाँ पर दुष्प्रभावित करता है, जल को प्रदूषित करता है। प्रकृति कैसी है, तो अवशिष्ट जल का निपटान, दूषित करने वाले स्रोतों की जलीय दशाएँ, ये सारी चीज़ें वहाँ पर इसको देखी जाती हैं। नदियों की स्वयं का शुद्धिकरण की क्षमता, जल की गुणवत्ता का निर्धारण, ऑक्सीजन की मांग, ऑक्सीजन मांग, रासायनिक ऑक्सीजन मांग, घुली ऑक्सीजन पीएच मान के आधार पर की जाती है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो जल की गुणवत्ता का निर्धारण कैसे करते हैं, तो बेसिकली प्रकृति कैसी है, प्रकृति का क्या है, अगर आप इसे बेहतर करना चाहते हैं तो अवशिष्ट जल का निपटान किया जाना चाहिए। उसके बाद दूषित करने वाले स्रोतों की जो जलीय दशाएं हैं उनको किस तरीके से क्या हैं, किस तरीके की दशाएं हैं, बहुत ज़्यादा गंदा है, किस तरीके मटेरियल उसमें पड़े हुए हैं। नदियों की स्वयं की शुद्धिकरण की क्षमता प्रभावित हो चुकी है वहाँ पर। अब वो अपने आप को स्वयं शुद्धिकरण के लिए ज़रूरी ये है कि उतनी उचित मात्रा में उनका नदी का प्रवाह बना होना चाहिए, पानी की मात्रा उतनी लगातार बनी होनी चाहिए, अच्छी वर्षा होनी चाहिए। अन्यथा की स्थिति में नदियों के शुद्धिकरण की क्षमता जो होती है वो दुष्प्रभावित हो जाएगी, कम हो जाएगी, और ऐसा कम होने की स्थिति में वो अपने आप को शुद्धिकरण नहीं कर पाएंगे और जल जो होगा लगातार वो प्रदूषित होता रहेगा। जल की गुणवत्ता का निर्धारण जो होती है जैव ऑक्सीजन मांग के द्वारा यहाँ की जाती है, जो कि एक रासायनिक प्रक्रिया है। ये जो ऑक्सीजन मांग है वो रासायनिक ऑक्सीजन मांग की घुली मतलब कि कह सकते हैं कि जो पानी है उस पानी में जो ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा है उसको हम कहते हैं, उसके पीएच मान के आधार पर हम उसका निर्धारण कहते हैं कि जल कितना शुद्ध है अथवा अशुद्ध है। गुण के आधार पर देखें तो यहाँ पर भौतिक, रासायनिक प्रदूषक हैं, विगलित न होने वाले। तो गुण के आधार पर देखें तो एक तो भौतिक और रासायनिक प्रकार के होते हैं। भौतिक तौर पर वहाँ पर देखिए कुछ तत्वों के आधार पर, ठोस पदार्थों के तौर पर हम देख सकते हैं, और रासायनिक तत्वों के आधार पर वहाँ पर उसकी जो संरचना है उसके आधार पर देख सकते हैं, केमिकल्स के रूप में देख सकते हैं।
तो प्रदूषक जो होता है ठोस अपशिष्ट के रूप में भी हो सकता है जल को प्रदूषित कर रहा हो, और केमिकल्स के रूप में भी हो सकता है जो उसको प्रदूषित कर रहे हो। तो भौतिक और रासायनिक दोनों तरह के प्रदूषक इसमें हो सकते हैं। और ये जो प्रदूषित है ये या तो विगलित अर्थात जल से अलग भी किए जा सकते हैं, या तो विगलित ना होने अर्थात जल से अलग नहीं किए जा सकते हैं। यदि मान लीजिए मिट्टी में या पानी में जो होता है, यदि हम किसी ठोस कंकड़ आकार के यहाँ ठोस पदार्थ है, अवशिष्ट है इस तरीके का, जिसको तो हम पानी से अलग कर सकते हैं, लेकिन यदि केमिकल्स वहाँ पर पानी में मिल गए हैं तो उसे हम वहाँ से अलग नहीं कर सकते हैं और उसका उपचार करना बहुत महंगा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ पर जो ऐसे पानी का हम उपचारण भी कर सकते हैं जो कि वहाँ पर ठोस अपशिष्ट है, उसको आसानी से हम पानी से अलग कर सकते हैं और वो से हम फिर से पीने योग्य भी बना सकते हैं। तो इसके इसीलिए कहा जाता है कि वहाँ पर पानी का उपचार ज़रूर किया जाना चाहिए, तभी वहाँ पर काम आगे बढ़ाना चाहिए। अब इसके बाद करते हैं जल प्रदूषण का वर्गीकरण की चर्चा कर लेते हैं। जल प्रदूषण का देखिए वर्गीकरण है, पहला है जल भंडारण के आधार पर। तो जल का भंडारण कहाँ कहाँ किस किस आधार पर होता है? धरातली, झील जल, समुद्री जल और भूमिगत जल। इसी तरीके स्रोत के आधार पर अगर हम बात करें तो घरेलू अपशिष्ट, सीवेज, औद्योगिक अपशिष्ट, ठोस अपशिष्ट। तो यहाँ पर जल प्रदूषण कारण यहाँ पर धरातलीय स्तर पर भी हो सकती है, झील के आधार पर हो सकती है, समुद्री जल के आधार पर हो, भूमिगत जल के आधार पर हो सकता है। भूमिगत जल में उर्वरक का पानी त्याया जाता है, समुद्री जल में वहाँ पर पोल्यूशन जो अभी आप डाल रहे हैं। ठीक इसी तरह झील का भी पानी अगर अवरुद्ध है तो वही लगातार वहाँ पर अब सबको अपशिष्ट जमा होता रहेगा और धीरे धीरे वहाँ पे मिट्टी है या जीव जंतु हैं एक दूसरे को खाते रहते हैं, तो वहाँ पे पानी आपका खराब होता है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, फिर वो रह नहीं जाता ठीक से। धरातलीय स्तर पर वहाँ पर किसी प्रकार के धरातलीय संरचना में परिवर्तन होने के कारण भी वहाँ पर पोल्यूशन होगा। स्रोत के आधार पर देखें तो ये भी चीज़ें हैं, घरेलू अपशिष्ट पानी में जाता है, सीवेज का पानी भी नदियों इत्यादि झीलों में आप डाल देते हैं और वो धीरे धीरे समुद्र में जाता है। औद्योगिक अपशिष्ट का भी जो निकाला जाता है, जितनी भी नदियां जो औद्योगिकों के किनारे हैं, जैसे कानपुर का एरिया आप देख सकते हैं, जितना भी उनका पानी है, कचरा है, अपशिष्ट पदार्थ है, वो सारा का सारा वहाँ पर गंगा नदी में डाल दिया जाता है। ठोस अपशिष्ट भी जो भी है, कूड़ा करकट इत्यादि सारी चीज़ें हैं, वो भी वो उसी में फेंक आते हैं। तो इस तरीके से नदियाँ या जल के जो भी स्रोत हैं, झील हैं, समुद्र हैं, वो सब के सब आपके दूषित हो रहे हैं इनके माध्यम से। इसका प्रभाव क्या होगा? पारिस्थितिकी विनाश और विभिन्न रोगों का कारण ये बनेंगे। पारिस्थितिकी विनाश क्या होगा भाई? अगर जल प्रदूषित हो जाएगा तो लोगों को या जीव को पीने के लिए स्वच्छ जल नहीं मिलेगा, और जब पीने के लिए स्वच्छ जल नहीं मिलेगा तो वहाँ पर आप धीरे धीरे गंदा पानी पियोगे तो आप विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रस्त होगे, और विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रस्त होने से आप फिर धीरे धीरे मृत्यु का वो कारण भी बन सकता है। तो यही यहाँ पर बताया गया है। हम कर क्या सकते हैं? बहुत ज़रूरी है कि नियंत्रण संबंधी उपायों को आप प्राथमिकता दें, और ये आपको पता भी होने चाहिए। मेंस जैसे क्वेश्चन के लिए भी मैं यहाँ पर आपका आसानी से रिवीजन करा रहा हूँ। यदि यहाँ पर क्वेश्चन पूरा का पूरा जल प्रदूषण के आधार पर बनाया जाए, किसी परियोजना के आधार पर विकसित कर दिया जाए और वहाँ पर उसके कारण प्रभाव नियंत्रण संबंधी उपाय बताए जाए, तो आपके पास सारे आंसर्स होंगे उसको पूरा अच्छे से जस्टिफाई करके पॉइंट लिखने को लेकर। तो यहाँ पर नियंत्रण के लिए क्या कर सकते हैं? सरकारी प्रयास एवं कानून बनाकर संरक्षण का प्रयास करना चाहिए, जैसे कि नमामि गंगे परियोजना लेकर आई, जिसके माध्यम से गंगा नदी को संरक्षण करने के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही वहाँ पर किसी प्रकार के अवशिष्ट करने में जुर्माने इत्यादि के भी प्रावधान किए गए हैं। लोगों को जागरूक करना सबसे ज़रूरी पहलू है कि आप लोगों को जागरूक करें। प्रदूषण के लिए बहुत ज़रूरी है, पर्यावरण के लिए बहुत ज़रूरी है कि लोगों को पता होना चाहिए कि उनके द्वारा की जाने वाली कौन सी गतिविधियाँ से क्या क्या नुकसान हो रहा है। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का होना कि किस तरीके से हम किस प्रकार की प्रयोजन, किस प्रकार की तकनीक को अपनाकर यहाँ पर इसका शुद्धिकरण इत्यादि कर सकते हैं। नवीकरण उन्नत तकनीक का प्रयोग करना चाहिए, जिसके माध्यम से कम पोल्यूशंस हो वहाँ पर उत्पन्न हो और जल को भी दूषित कम किया जाए, और दूषित भी किया भी जा रहा है तो उसके अवशिष्ट या उपचार की व्यवस्था वहाँ पर होनी चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर जल प्रदूषण की बात हो गई। अगली बात आती है कि मृदा प्रदूषण के बारे में आप क्या जानते हैं? तो मृदा प्रदूषण यानी मिट्टी से संबंधित पोल्यूशन की समस्या। अब इसमें क्या है, कारण क्या है, मृदा प्रदूषण क्यों होता है? मृदा प्रदूषण में मृदा अपरदन कारण होता है। मृदा अपरदन अर्थात कब होगा? जो मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है, मिट्टी की ऊपरी परत जो होती है उपजाऊ होती है, उसी में जो फसलें इत्यादि उत्पादन होता है वो मिट्टी के ऊपरी परत में ही होता है। यदि मिट्टी की ऊपरी परत आपकी चली जाती है, उसका अपरदन हो जाता है लगातार बारिश के कारण या फिर आपको जरूरत से ज़्यादा सिंचाई के कारण, जो होती है मिट्टी धीरे धीरे क्या होती है उस पानी के साथ वो आपको छटती जाती है, जिसको मृदा अपरदन की घटना कहते हैं। तो मृदा अपरदन होगा तो मिट्टी की उर्वरता शक्ति खत्म हो जाएगी, मिट्टी उसकी उपज निकल जाएगी और वहाँ पर भूमि क्या हो जाएगी, बंजर हो जाती है।
तो मृदा अपरदन होता है सूक्ष्म जीवों की कमी। यदि मिट्टी में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव, क्योंकि सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, मिट्टी में जो नाइट्रोजन इत्यादि की मात्रा है, जो कैल्शियम है, जो भी कह सकते हैं जो सूक्ष्म पदार्थ हैं जो कि एक पौधे को, एक मिट्टी को चाहिए उसकी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए, वहाँ पर अगर सूक्ष्म जीवों की मिट्टी में कमी है तो वहाँ पर पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं मिट्टी से, और वहाँ पर फिर वो प्रदूषण का भी कारण बनते हैं। तो सूक्ष्म जीवों की कमी भी एक कारण है जिस कारण मिट्टी खराब हो सकती है अगर वहाँ पर कमी ये नहीं है। मृदा में नमी, मृदा नमी में कमी हो, और मृदा नमी में कमी है कि वहाँ पर यदि जलवायु अच्छी नहीं है और साथ ही बहुत ज़्यादा शुष्क है, भूमि का जल भी वहाँ पर बहुत नीचे है या फिर ना के बराबर की स्थिति में है, तो वहाँ की मिट्टी जो होती है नमी नहीं होगी, और मिट्टी में नमी नहीं होगी तो वहाँ किसी प्रकार के नए प्रकार के जीव जंतु, पर्यावरण, लोगों के रहना और खाना पीना, आवासीय स्थितियाँ बहुत ही कठिन हो जाएंगी। अस्थिर तापमान, अस्थिर तापमान बदलता रहता है, हमेशा एक जैसा ना रहता, बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत ज़्यादा ठंडी या बहुत ज़्यादा गर्माहट और लगातार चेंजेस होने की स्थितियाँ होती हैं। अस्थिर तापमान कारण स्थितियाँ परिवर्तित होती हैं। ह्यूमस की मात्रा में कमी, ह्यूमस क्या होता है, जो पेड़ पौधों की जो पत्तियाँ इत्यादि होती हैं जो काफ़ी लंबे समय तक जो पड़ी रहती हैं ज़मीन पे, और वहाँ पर धीरे धीरे क्या होती है, उससे लंबे समय पड़ने के कारण उनका ह्यूमस क्रिएट होता है, कार्बनिक पदार्थ के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं धीरे धीरे, और फिर वो मिट्टी की उर्वरता को वहाँ पर बढ़ाने का कार्य करते हैं, और साथ ही ऊपर से आने वाले किसी भी चीज़ों को एक परत के रूप में ह्यूमस के जनरेट करके और नीचे जाने से उसे रोकते भी हैं। तो यदि वहाँ पर ह्यूमस की मात्रा में कमी है तो वो भी मिट्टी की प्रक्रिया को परेशान कर सकता है, ख़राब कर सकता है। प्रदूषकों का सांद्रण, तो यहाँ पर यदि प्रदूषक जो होता है वो धीरे धीरे रस रस के, जैसे कि किसान जो होता है वो सिंचाई के साथ साथ उर्वरक डालता है, पानी के साथ उर्वरक जब जाता है तो पानी क्या होता है, पतला होता है, उर्वरक उसमें मिलता है तो वो भी पतला हो जाता है, और पानी रिस रिस कर क्या होता है, ज़मीन के नीचे जाता है, तो वो भी क्या होता है, रिस रिस के ज़मीन के नीचे जाता है। और जब वो उर्वरक जो होता है ज़मीन के नीचे जाता है या फिर अन्य उसके साथ कोई भी केमिकल है, कीटनाशक दवाएँ हैं वो आपने डाल दी, तो उससे क्या होता है, वही केमिकल आपको उसमें पहुँच जाता है, उसके थ्रू फसलों में आता है, और फसलों के थ्रू फसलों को हम खाते हैं, तो उससे क्या होता है, नुकसान हमें होता है। तो यहाँ पर प्रदूषकों का जो प्रवेश होता है वो उसकी भी एक समस्या है। स्रोत क्या है, तो भौतिक, वायुजन्य, जैविक, जीवनाशी, नगरीय, अर्थात इन सभी माध्यमों से हम प्रदूषण फैलाते हैं। भौतिक स्वरूप में भी प्रदूषक हो सकता है जो मिट्टी को नुकसान पहुंचाता हो, वायुजन्य हो सकता है जैसे कि आप छिड़काव कर देते हैं हेलीकॉप्टर इत्यादि से, मिट्टी उर्वरक इत्यादि का जो होता है ज़मीन पे, या कीटनाशकों का जो होता है हवा में ही छिड़काव कर देते हैं तो उसके कारण भी नुकसान पहुंचता है। जैविक पदार्थ हैं उनको आप वहाँ पर केमिकल्स के यूज़ के लेकर वो उसको आप ज़्यादा बढ़ाव करते हैं, यूज़ करते हैं। जीवनाशी हैं जो जीवों को नष्ट करते हैं, खरपतवार ऐसे जीवाणु आपने भोजी वहाँ पर बना दी जो जीवों को ही खा लेते हों, जिसके कारण वहाँ पर सूक्ष्म जीवों की कमी हो जाए। नगरीय के उद्योग के जो आपके अवशिष्ट पदार्थ हैं उनके प्रवाह से भी आपकी ज़मीन, जैसे प्लास्टिक है अगर आपने डाल दी, मिट्टी पे आप डालते रहिए तो आपकी ज़मीन जो होती है वो बंजर हो जाएगी। तो ये आपके मृदा प्रदूषण कारण है। प्रभाव क्या पड़ेगा, मिट्टी की उर्वरता एवं उत्पादकता में कमी आएगी, मृदा की भौतिक, ये भौतिक हो गया यहाँ भौमिक है, भौतिक एवं रासायनिक जैविक गुणों में कमी आएगी। अवनालिका अपरदन होगा, अवनालिका मतलब एक नाली के आकार की, वहाँ पे धीरे धीरे जो होते हैं काफ़ी सारी जो होती हैं गैपेस बन जाती हैं बीच बीच में नाली के आकार की, जिसको हम अवनालिका अपरदन कहते हैं। बंजर भूमि में वृद्धि होगी, और साथ ही साथ आहार श्रृंखला प्रभावित होगी, क्योंकि अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा उत्पादन करने में सक्षम नहीं रही तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा उत्पादन नहीं होगा, तो लोगों को खाने पीने की आवश्यकता भी समस्याप्रद हो जाएगी। नियंत्रण करना चाहिए, नियंत्रण करेंगे तो आप कैसे करेंगे, नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। उर्वरकों के प्रयोग में नियंत्रण करिए, समन्वित कीट प्रबंधन प्रणाली को अपनाया जाए, कीट प्रबंधन को लेकर एक अच्छी पॉलिसीज़ बनाई जाए जिसके माध्यम से कीटनाशकों को हम कैसे रोक सकते हैं, कीटनाशकों को लेकर या कीटों को लेकर, जैसे कि अभी टिड्डी दल के द्वारा आक्रमण काफ़ी बड़ी मात्रा में किया गया है, तो उसको लेकर हो सकता है कि किसी विभिन्न प्रकार के कीटों को लेकर या छिड़काव के कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया जाए, जिससे हो सकता है कि कीट तो नष्ट होते हैं लेकिन उसके साथ साथ सूक्ष्म जीवों को भी नष्ट हो जाए, या फिर आपको मिट्टी की उर्वरता इत्यादि वहाँ प्रभावित होती है। इसको एक अच्छी रणनीति बनाकर किस तरीके से इस पर नियंत्रण स्थापित करना है, इस पर कार्य किया जाना चाहिए। लवणता की अधिकता, अगर मिट्टी में ज़रूरत से ज़्यादा नमक है तो वो भी मिट्टी के लिए जो होता है सही नहीं होता है, तो मिट्टी की लवणता को कम करने के क्या उपाय हैं, इसके बारे में कार्य किया जाए। मृदा में जिप्सम तथा पाइराइट का प्रयोग किया जाए, जिससे हम यहाँ पर इस तरह की जो समस्याएं हैं उसको हम रोक सकते हैं। खेतों में जल निकास की व्यवस्था हो, जिसके कारण जो पानी है वो उसके साथ जो भी उर्वरक इत्यादि है वो वहीं पर रिस के ज़मीन के नीचे न जाए, मिट्टी को खराब ना करे। वन कटाव को रोकना और वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, जिससे मृदा अपरदन जैसी घटनाएं को कम किया जा सके, और सरकारी नीति बनाकर इन सारी चीज़ों को संचालित किया जाए। तो इस तरीके से यदि हम कार्य करें तो हम आसानी से मृदा प्रदूषण जैसी समस्याओं से निपट सकते हैं और वहाँ पर उसको कार्यान्वित भी अच्छे स्तर पर कर सकते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है रेडियोधर्मी प्रदूषण।
तो रेडियोधर्मी प्रदूषण क्या होता है, जो रेडियो एक्टिव पोल्यूशन होता है, ये क्या क्या है। तो देखिए रेडियो एक्टिव क्या है, ऐसे पदार्थ जो होते हैं, रेडियोधर्मी प्रदूषण है रेडियो एक्टिव पदार्थों से निकलने वाला प्रदूषण, ठीक है। यहाँ पर रेडियोधर्मी प्रदूषण के मापन की इकाई को रोंटजन कहते हैं, इसको ध्यान रखना है। क्या कहते हैं, रोंटजन कहते हैं। इसे रैम भी कहते हैं। रैम बेसिकली कि आपको मोबाइल संदर्भ में आप जानते होंगे, लेकिन इसको शॉर्ट फॉर्म में हम रैम भी कहते हैं, इसको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर बेसिकली रेडियो की किरणें दी हुई अल्फा बीटा गामा प्रकार मानवजनित प्रकृतिजनित प्रभाव बचाव के उपाय, तो हम एक एक करके इन सारी चीज़ों को देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए रेडियोधर्मी प्रदूषण रेडियो एक्टिव पदार्थों से निकलने वाला प्रदूषण है। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ से निकलने वाला प्रदूषण ही आपका रेडियोधर्मी प्रदूषण है। रेडियोधर्मी प्रदूषण को ज्ञात करने के लिए इकाई हम रोंटजन का प्रयोग करते हैं, इसे हम रैम भी कहते हैं। 20 मिली रैम तक का विकिरण जीवधारियों को कोई क्षति नहीं होती, अर्थात 20 मिली रैम तक की यदि विकिरण वहाँ पर हो रहा है किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ से, तो वहाँ पर हमें किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। एक्सरे उद्भाजन लगभग 5 से 6 रैम विकिरण का उत्पन्न, जो भी एक्सरेज होती हैं, हमारे एक्सरेज कराते हैं हड्डी इत्यादि के, वहाँ पर सारी जानकारी आपकी बॉडी की लेने के लिए, तो वहाँ पर वो बेसिकली कितना उत्पन्न करती है, विकिरण कितना होता है, 5 से 6 रैम का होता है, और इसलिए हमारे लिए बॉडी के लिए वो नुकसानदेह नहीं होता है। रेडियोधर्मी प्रदूषण के अगर प्रकार की बात करें तो मानव जनित है। इस प्रकार का रेडियोधर्मी प्रदूषण मुख्यतः परमाणु रिएक्टरों से होने वाले रिसाव, नाभिकीय प्रयोग, औषध विज्ञान, रेडियोधर्मी पदार्थों के उत्खनन, निस्तारण और परमाणु बमों के विस्फोट से होता है। तो मानव द्वारा जो ये कार्यक्रम सारे किए जाते हैं, परमाणु बम बनाना, खनन करना, निस्तारण करना, ऊर्जा के लिए प्रयोग करना, इन सभी के कारण क्या होता है, रेडियोधर्मी प्रदूषण होता है। मानव द्वारा इसका प्रयोग मेडिकल के क्षेत्र में भी इनका किया जाता है। कौन कौन से, कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए, कार्बन डेटिंग आयु निर्धारण के लिए। जो भी यहाँ पर ये डेंटिंग नहीं होगा, डेटिंग होगा, तो कार्बन अर्थात कार्बन डेटिंग प्रक्रिया जिसके माध्यम से हम ज्ञात करते हैं कि पर्टिकुलर कोई वस्तु यहाँ पर कितनी पुरानी है, तो आयु का निर्धारण करने को लेकर। कोबाल्ट 60 का प्रयोग किसके लिए करते हैं, कैंसर के इलाज में करते हैं। इसी तरह के स्ट्रांसियम 90 का प्रयोग करते हैं हड्डी के कैंसर के इलाज में। तो इन 3 चीज़ों को ध्यान रखिएगा। सम टाइम आपको पूछ लिया जाता है, मिलान करने को बोल दिया जाता है, एक तरफ इन पदार्थों के नाम दे दिए जाते हैं, दूसरी साइड यहाँ पर इनके रोगों के नाम दे दिए जाते हैं, जिनको ध्यान रखना है। कार्बन 14 कार्बन डेटिंग आयु निर्धारण के लिए, कोबाल्ट 16 कैंसर के लिए और कैंसर के इलाज के लिए, और स्ट्रांसियम 90 हड्डी के कैंसर के लिए। इसके बाद आता है प्रकृति जनित। पृथ्वी में दबे रेडियो एक्टिव पदार्थ जिनकी तीव्रता अधिक होने के कारण जीवधारियों को प्रभावित करती हैं। तो ऐसे पदार्थ जो कि बेसिकली के रेडियो एक्टिव पदार्थ प्राकृतिक ही हैं, लेकिन वो वहाँ पर प्रकृति में दबे होने के बावजूद भी वो इतना ज़्यादा विकिरण कर रहे हैं कि जिसके कारण उस पदार्थ के आसपास का जो भी पर्यावरण है, जो भी जीवधारी हैं, जो भी आपका पारिस्थितिकी तंत्र है, उनको वहाँ पर नुकसान हो रहा हो, तो इसे हम प्रकृति जनित रेडियोधर्मी प्रदूषण कहते हैं। अब विकिरण के प्रभाव क्या हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले नाभिकीय विकिरण के बारे में समझ लेते हैं। नाभिकीय विकिरण क्या है, कोशिकाओं को नष्ट करती है और जिससे चर्म रोग व कैंसर की समस्याएं उत्पन्न होती है। तो नाभिक से उत्पन्न होने वाला जो विकिरण होता है, जो किरणें होती हैं, जिसके कारण वहाँ पर आपको क्या समस्या होती हैं, चर्म रोग की समस्याएं यहाँ पर देखी जाती हैं, और वो कैंसर संबंधी भी समस्या उत्पन्न करती हैं। तो आपको ये कैसे होता है, कोशिकाओं का नष्ट करने से। किसके कारण, नाभिकीय विकिरण के कारण। रेडियोधर्मी प्रदूषण से रक्त कैंसर, अस्थि कैंसर और अस्थि टीबी हो सकती है, इसको ध्यान रखिएगा, कितना नुकसानदेह हो सकता है आपको। कैंसर का एक बहुत बड़ा कारण आपका रेडियोधर्मी प्रदूषण है। और किस किस प्रकार के कैंसर का, रक्त कैंसर का, अस्थि कैंसर का और अस्थि टीबी का। इसके अतिरिक्त रेडियोधर्मी प्रदूषण व विकिरण का प्रभाव कई वर्षों तक बना रहता है। जैसे कि आप जापान नागासाकी में देख सकते हैं, चेरनोबिल की घटना को देख सकते हैं, जहां पर उसका विकिरण काफ़ी लंबे समय तक वहां पर बना रहा और उसके पीढ़ी दर पीढ़ी वहां पर उसको नुकसान पहुंचाता रहा। इनके प्रभाव से जल, वायु व मृदा तीनों प्रदूषित होते हैं। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ आपके तीनों ही माध्यमों को प्रदूषित करने में सक्षम है, अर्थात ज़मीन में, मृदा में, जिसको हम कहते हैं जल को, और साथ साथ वायु को भी। तो रहने वाला कहीं भी कोई भी रहता है, वो तीनों प्रदूषित करने में सक्षम है। तो इससे बच कैसे सकते हैं, बचाव के आपके पास क्या क्या उपाय हो सकते हैं। पहला, रेडियो एक्टिव अवशिष्ट का तर्कसंगत ढंग से निस्तारण किया जाए कि कौन सा तरीका सबसे अच्छा हो सकता है जहां पर वो पोल्यूशन ना उत्पन्न कर पाए, विकिरण बाहर ना निकलने पाए, उसको रोकने का उपाय किया जाना चाहिए। विशरण प्रक्रिया द्वारा नाभिकीय रिएक्टरों के विकिरण को रोका जा सकता है। मानव प्रायोगिक उपकरणों को रेडियोधर्मिता से मुक्त किया जाए, जैसे कि एक्सरे जैसे मशीनें हैं उनकी बात कर रहा है कि वहाँ पर रेडियोएक्टिव पदार्थों का प्रयोग नहीं किया चाहिए।
इसके अतिरिक्त परमाणु अस्त्रों के उत्पादन व प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया जाए, क्योंकि आप परमाणु विस्फोट करते हैं, मिसाइलें बनाते हैं, कहीं भी आप उसको लड़ाई के दौरान यूज़ करते हैं, तो जहाँ भी आपने यूज़ किया उसके पास वहाँ पर अच्छी खासी मात्रा में रेडियोएक्टिव पदार्थ उत्पन्न होगा, जिस कारण जीव जंतुओं को, मनुष्यों को नुकसान होता है। यूवी विकिरणों को चश्मे लगाने से बचाया जा सकता है। उनके अल्ट्रावायलेट जो भी आपके विकिरण होती हैं, उनको अगर आप अल्ट्रावायलेट चश्मा अगर आप लगा लेते हैं तो वहाँ पर आपको उससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पोटेशियम आयोडाइज की गोलियों का सेवन नाभिकीय विकिरण से बचने के लिए किया जाता है। तो यदि आपको कहीं भी इस तरह कोई भी सरकारी सूचना आती है, कभी भी कोई किसी क्षेत्र में रेडियो एक्टिविटी पदार्थ की अगर बात बोली जाती है, तो वहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड जो की गोलियाँ दी जाती हैं, जो कि विकिरण से आपकी सुरक्षा करता है। ये तो हो गया रेडियो एक्टिव प्रदूषण। अब बात करते हैं ध्वनि प्रदूषण की। देखिए, ध्वनि शोर की जो घटना होती है, तो ये क्या होता है देखेंगे। ध्वनि आवृत्ति मापन, श्रव्य, पराश्रव्य, अवश्रव्य, प्रकार अध्ययन क्षेत्र के आधार पर, दुष्प्रभाव स्रोत प्रकार अध्ययन क्षेत्र के आधार पर, स्रोत के आधार पर, वैज्ञानिक आधार पर। इसके अलावा दुष्प्रभाव और नियंत्रण, इन सारी चीज़ों की हम एक एक करके स्टडी करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ध्वनि क्या है। किसी भी वस्तु से जनित सामान्य आवाज़ को ध्वनि कहते हैं। सामान्य आवाज़ को, जैसे हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये ध्वनि है। शोर क्या है, जब ध्वनि की तीव्रता में वृद्धि हो जाती है, अर्थात अधिक ऊंची ध्वनि या आवाज़ को शोर कहते हैं। जैसे कि अगर हम अचानक से जो ट्रेन की अचानक से प्लेटफॉर्म पे निकलती है, बहुत तेज़ आवाज़ में निकलती है, वो क्या है, एक शोर होता है वहाँ पर, ठीक है। तो जो बहुत ज़्यादा तीव्रता की आवाज़ होती है उसको हम शोर की घटना कहते हैं। जो सामान्य बोलचाल की भाषा में जिन चीज़ों के हम आराम से बात कर रहे होते हैं, वो क्या है, आपकी ध्वनि कहलाती है। ध्वनि प्रदूषण, उच्च तीव्रता वाली ध्वनि। उच्च तीव्रता वाली ध्वनि अर्थात अवांछित शोर के कारण मानव वर्ग में उत्पन्न अशांति एवं बेचैनी की दशा को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। जब भी बहुत ज़्यादा शोर होता है, जैसे आप डीजे इत्यादि जब बजता है तो वहाँ बहुत ज़्यादा शोर होता है, उसके कारण कई बार होता है कि जो आसपास का एरिया होता है वहाँ पर एक अजीब सी झंझनाहट उत्पन्न होती है, लोगों को घबराहट, बेचैनी शुरू हो जाती है। खासकर जो वृद्ध होते हैं उनको बहुत परेशानी इससे होती है, तो वहाँ पर इस घटना को बोला जाता है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण में और क्या क्या है, विशेषताएं इसकी क्या क्या दिखाती हैं। इसमें बोला है जैसे जैसे ध्वनि के उत्पत्ति केंद्र से दूरी बढ़ती जाती है, ध्वनि तरंग की तीव्रता घट जाएगी। सीधी सी बात है, जहाँ ध्वनि उत्पन्न हो रही है, आप उससे जितनी दूरी होते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, उसकी तीव्रता आपको मतलब वो कम सुनाई देगा, अर्थात उसकी तीव्रता कम होती जाती है। ठोस वस्तुओं से टकराने से ध्वनि तरंगें परावर्तित हो जाती हैं। ठोस वस्तुओं से टकराने से ध्वनि तरंगें परावर्तित हो जाएंगी। जब दो ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण हो जाता है तो वे एक दूसरे को प्रचलित करती हैं। क्या करती हैं, प्रचलित करती हैं, एक दूसरे पर अध्यारोपण होने के बाद विलगित हो जाती हैं। ठोस वस्तु से परावर्तित होने के बाद ध्वनि तरंग का प्रकीर्णन या विसरण हो जाता है। प्रकीर्णन विसरण आई थिंक आप लोग समझते होंगे, तो वहाँ पर विसरित होने की घटनाएं हैं, विकिरण का। इसके अलावा छिद्रित वस्तुओं आई थिंक गलत लिखा हुआ, मिसप्रिंटिंग काफ़ी सारी टाइप्स हो गई हैं। तो छिद्रित वस्तुओं द्वारा ध्वनि तरंगों का भी अवशोषण होता है। जो वस्तुएं छिद्रित होंगी वहाँ पर ध्वनि तरंगों का अच्छा खासा वहाँ पर अवशोषण कर लिया जाता है, अर्थात आपको ज़्यादा पोल्यूशन वहाँ पे सुनाई नहीं देगा, ध्वनि प्रदूषण आपको ज़्यादा प्रभावित नहीं करेगा। अगर आपका घर जो होता है वहाँ पे थोड़ा सी इस तरीके की परिघटनाएं विकसित की गई हैं जिसके माध्यम से थोड़ी छिद्रित परिघटना है तो और बिल्डिंग निर्माण की गई है, तो वहाँ पर आपको ध्वनि प्रदूषण की ज़्यादा समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद आता है ध्वनि स्तर का मापन हम कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ध्वनि तीव्रता को प्रति वर्ग मीटर क्षेत्र में अर्थात वॉट्स में यहाँ पर प्रति इकाई वॉट्स में मापा जाता है। वॉट्स प्रति मीटर स्क्वायर की बात की गई है। ध्वनि की जो सामान्य इकाई है वो डेसिबल है। इसका माप डेसिबल में, तो एक ध्वनि की सामान्य मापन इकाई डेसिबल में बेसिकली हम इसको प्रदर्शित करते हैं। और जब प्रति वर्ग मीटर क्षेत्र में यहाँ पर ध्वनि की तीव्रता को मापा जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, वॉट्स प्रति मीटर स्क्वायर। इसी तरीके से ध्वनि दाब की मापन इकाई भारित ध्वनि दाब है, जिसे हम ये डीबी होगा, डीबी ए अर्थात डेसिबल जो है डेसिबल ए नाम से जाना जाता है। किसको, ध्वनि दाब की मापन इकाई भारित ध्वनि दाब है, जिसको डीबी ए के नाम से मापा जाता है। ध्वनि आवृत्ति के आधार पर तरंगे, तो यहाँ पर हमने कहा पहला है श्रव्य तरंगे। मनुष्य के कान से 20 से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं, इसे मनुष्य का श्रव्य परास या तरंगों का श्रव्य तरंगे कहते हैं। तो मनुष्य के द्वारा जितने हर्ट्ज की तरंगों को सुना जा सकता है वो श्रव्य तरंगे कहलाएंगी। और ये कितना होता है, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति को हम सुन सकते हैं। पराश्रव्य तरंगे,
श्रव्य परास से अधिक आवृत्ति वाली अर्थात 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की तरंगे पराश्रव्य तरंगे कहलाएंगी। तो 20,000 हर्ट्ज से अगर अधिक की तरंगे हैं, उनका परास इतना अधिक है, तो वो क्या कहलाएंगी? पराश्रव्य। और अपश्रव्य तरंगे, जबकि श्रव्य परास से कम आवृत्ति अर्थात 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति को हम अपश्रव्य कहेंगे। तो 20 से कम अपश्रव्य, 20,000 से अधिक पराश्रव्य और 20 से लेकर 20,000 तक हम श्रव्य तरंगे कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण के प्रकार। अध्ययन के आधार पर ध्वनि कहाँ कहाँ और किस किस तरीके से उत्पन्न होता हुआ दिखाई देता है। तो ग्रामीण ध्वनि प्रदूषण, ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाला। उपनगरीय ध्वनि प्रदूषण, उपनगर कस्बों में होने वाला। नगरीय ध्वनि प्रदूषण, वायु जो परिवहन जो सारी चीज़ों के होते हैं, कोलाहल जो होता है। औद्योगिक ध्वनि प्रदूषण, मशीनों के कारण। संसाधन खानों में, खनन के कारण, जो भी संसाधन क्षेत्रों में खनन होता है, तो खनन के कारण जो ट्रक इत्यादि हैं, मशीनें जो चल रही हैं, तो वहाँ पर, तो ये सारे क्या हैं? ध्वनि प्रदूषण के प्रकार हैं। गांव के, उपनगर, नगर, औद्योगिक और खानों के ध्वनि। स्रोत क्या हैं? तो स्रोत देखिए यहाँ पर है प्रकृतिजन्य ध्वनि प्रदूषण, जिसमें मानव, जीव जंतु के द्वारा उत्पन्न किए जाने वाला प्रदूषण है। जैसे मानव ही बहुत ज़्यादा अगर चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है, तो वहाँ पर कई बार गांव मोहल्ले में पता लगा लड़ाई हो रही है, लोग चीख चीख कर बातें कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि बस मार पीट दिया गया हो, तो वहाँ पर लोग, भीड़ इकट्ठा हो जाती है और बस देखते रहते हैं कि दो लोग लड़ाई कर रहे हैं। बाकी पूरा गांव या आसपास सोसाइटी जो होती है वो खड़ा होकर देखता रहता है, और तब तक देखता रहता है जब तक वहाँ पर लड़ाई हो ना जाए, फाइनली फाइट हो ना जाए। और जब फाइट हो जाती है, कुछ एक दो को पड़ जाते हैं, उसके बाद कहीं एक आध दो लोग जाते हैं और उसको छुड़ाते हैं, तब तक वहाँ पर चीज़ों को शांत लोग नहीं कराते हैं और बस तमाशा देखते रहते हैं। तो लोगों को मज़ा आता है, मज़ा लेने के लिए लोग खड़े हो जाते हैं। इसके बाद वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर देखें, तो वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर अगर हम देखते हैं तो अनवरत उत्पन्न होने वाले ध्वनि प्रदूषण, जैसे कि उद्योग क्षेत्र में मशीनें लगातार चल रही, 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे तक लगातार चल रही, तो उसको अनवरत, वहाँ पर मशीनें जब तक चल रही तब तक वहाँ पर ध्वनि प्रदूषण होता है, किसी को सुनाई नहीं दे रहा कौन क्या बोल रहा है। तो औद्योगिक क्षेत्र है, बाजार में ये सारी चीज़ें होती हैं। बाजार, किसी बाजार में चले जाइए तो लोग बोलते जा रहे हैं कि, जैसे सब्जी मंडी में आप चले जाइए तो वहाँ पर पता लगा इतनी आवाज़ हो रही, कौन क्या बोल रहा है क्या नहीं सुन रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है, क्योंकि वहाँ पे हज़ारों के लोग में भीड़ जमा होती है। लोग सब्जी बेचने वाले आवाज़ लगा रहे होते हैं कि इतने में टमाटर, 20 में, ऐसे चीज़ें बोलते रहते हैं। और जो जलप्रपात होता है, जलप्रपात जो होता है जिस एरिया में होता है, वहाँ पे जलप्रपात के जो गिरने का आवृत्ति होती है वो बहुत तेज़ होती है, बहुत तेज़ का कोलाहल आपको सुनाई देता है। अगर आप दूर से भी रहें और कहीं जलप्रपात आपका गिर रहा है तो वहाँ पर हज़ारों आपको किलोमीटर तक वहाँ पर उसकी सुनाई देती है। ये तो हो गया आपका प्राकृतिक तौर पर चीज़ों को हमने देख लिया वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर। दूसरा है समयांतराल पर होने वाला ध्वनि प्रदूषण, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट। अब ज्वालामुखी विस्फोट ऐसा नहीं है कि वो लगातार होता रहता है, वो बीच बीच में होता है, कभी कभार होता है, तो वो समयांतराल के आधार पर विस्फोट होता है। जब होता है तो उस टाइम वहाँ पर बहुत ज़्यादा आवाज़ भी होती है और आवाज़ के साथ साथ पॉल्यूशन भी, प्रदूषण भी होता है, जो वायु प्रदूषण का भी कारण बनता है। आकस्मिक उत्पन्न ध्वनि प्रदूषण, परमाणु परीक्षण, किसी को कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, अचानक से परमाणु विस्फोट हो गया तो आसपास का एरिया पूरा हिल गया, लगा कि भूकंप आ गया, है ना। इसके बाद डायनामाइट विस्फोट, पर जबकि सड़कें इत्यादि बनानी होती हैं और पहाड़ों को काटना होता है तो चट्टानों को तोड़ना होता है, तो वहाँ पर लोग अक्सर करते हैं, बिल्डिंग इत्यादि को कोई गिराना हो तो डायनामाइट का प्रयोग करते हैं। बादलों का गरजना, बहुत तेज़ आवाज़ होती है, इस समय मौसम भी ऐसा ही चल रहा है, बादलों का गरजना आप सुनते होंगे, बहुत तेज़ी से आवाज़ होती है, अचानक कई बार डर जाते हैं, बिजली के चमकना वहाँ पर देखा जाता है। तो ये सब क्या है? ये सब प्रदूषण है। तो आकस्मिक प्रदूषण की घटनाएं हो गई। ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव क्या हैं? सामान्य प्रभाव, बोलने में व्यवधान, जब प्रदूषण ज़्यादा हो रहा है तो आप बोलना भी चाह रहे हो तो आपको सुनाई, सामने वाले को पता लगा सुनाई नहीं दे रहा, तो आप बोल नहीं पाते किसी चीज़ को लेकर। चिड़चिड़ापन हो गया, जब आप किसी को बोल और सुन नहीं रहा है कोई, तो वहाँ पर अजीब सा मन में जो होता है, अजीब सा चिड़चिड़ापन उत्पन्न होता है। नींद में व्यवधान आती है, अगर कहीं आसपास डीजे बज रहा हो और आप सोना चाह रहे हो तो आप कभी नहीं सो सकते, तब तक नहीं सोच सकते जब तक वो बंद ना हो जाए। हाँ, ये अलग बात है यदि आपको सुनाई नहीं देता हो या फिर आप खुद ही बहुत तेज़ गति में गाने वाने सुन रहे हो, हेडफोन इत्यादि लगा कर आपको आदत पड़ी हो, तो फिर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप आराम से सो जाएंगे। लेकिन एक सामान्य जो व्यक्ति है वो यहाँ पर उसको समस्याएं हो सकती हैं। तो इस तरीके से चिड़चिड़ापन हो जाता है, सोने में आपको व्यवधान होता है और बोलने में भी आपको व्यवधान समस्याएँ होती हैं। श्रवण संबंधी प्रभाव, सुनाई नहीं दे, ध्वनि की तीव्रता 90 डेसिबल से अधिक हो जाती है तो लोगों को श्रवण क्रियाविधि में विभिन्न मात्रा में श्रवण तीव्रता क्षीणता हो जाती है, जो निम्न कारणों पर निर्भर करता है। यदि 90 डेसिबल से अधिक की आवृत्ति पर चीज़ें, ध्वनि यहाँ पर उत्पन्न होना शुरू हो जाती है तो मनुष्य को धीरे धीरे वहाँ पर सुनने में प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू होती है। शोर की अवधि कितने लंबे समय तक है, लगातार कितनी तेज़ गति की आपने आवाज़ सुन रखी है,
ध्वनि तरंग की आवृत्ति कितनी तेज आवाज़ है, और व्यक्ति विशेष की ओर की शोर के प्रति संवेदनशीलता, हम कितनी तेज ध्वनि में को सह सकते हैं। जैसे मैंने कहा, यदि आप हेडफोन लगाकर स्पीकर फुल करके और गाने सुनते हो तो वहाँ पर हो सकता है आप ज़्यादा तेज़ गति के ध्वनि की चीज़ों को आप सुन सकते हो। अगर डीजे इत्यादि हो तो आप सर्वाइवल कर सकते हैं। मान लीजिए कोई वहाँ पर बहुत ही कम ऐसे क्षेत्रों में रहता हो, ऐसी जगहों पर काम करता हो जहाँ बहुत ज़्यादा आवाज़ ना होती और अचानक से उसको उस ऐसे एरिया में डाल दो, अचानक से उसको डीजे इत्यादि बजने लगेगा तो वो उसको कोई काम नहीं करने में मन नहीं लगेगा, उसको चिड़चिड़ापन होगा, गुस्सा आएगा और वहाँ पर वो सो भी नहीं पाएगा। तो इस तरह की स्थितियाँ उसको उत्पन्न होती हैं। तो ये डिपेंड करता है कि व्यक्ति विशेष शोर के प्रति कितना संवेदनशील वहाँ पर होता है। मनोवैज्ञानिक प्रभाव की चर्चा करते हैं। मनोवैज्ञानिक प्रभाव देखिए, दीर्घ अवधि तक ध्वनि प्रदूषण के कारण न्यूरोटिक मेंटक डिसऑर्डर होता है। इसके अलावा मांसपेशियों में तनाव तथा खिंचाव, स्नायुओं में उत्तेजना हो जाती है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो मनोवैज्ञानिक स्तर पर जो आपको चिड़चिड़ापन होता है तो आपको एक मेंटल डिसऑर्डर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, सोचने समझने की क्षमता आपको वहाँ पर नहीं रह जाती है, गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन आता है, तो उसके कारण आपको मेंटली जो होती है प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाती है, जो इसको न्यूरोटिक मेंटल डिसऑर्डर कहते हैं। इसकी तरह मांसपेशियों में तनाव इत्यादि की स्थिति आती है, उत्तेजना आपको होती है। तो ये सब आपको मनोवैज्ञानिक प्रभाव की स्थितियाँ देखी जाती हैं। शारीरिक प्रभाव क्या है? उच्च शोर के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, जैसे उक्त रक्तचाप की जिसको दिक्कत है, हृदय रोग संबंधी समस्याएं हैं, आँख की पुतलियों में तनाव की स्थिति का होना है, उसका खिंचाव होना है, पाचन तंत्र में अव्यवस्था होना है, मानसिक तनाव होना, अल्सर है, गर्भपात है, ये सब हो सकता है। गर्भपात तक की स्थिति उत्पन्न हो सकती है अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण के कारण, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर उच्च रक्तचाप, जिसको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या, उसको बहुत प्रॉब्लम होती है, जिसको हृदय रोग है उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इस तरीके से ये शारीरिक प्रभाव यहाँ पर उच्च शोर के पड़ते हुए दिखाई देते सकते हैं। ध्वनि प्रदूषण को रोकने के उपाय आपके पास क्या हैं? मशीनों में ध्वनि शामक तथा साइलेंसर की व्यवस्था होनी चाहिए, है ना। तो ध्वनि वहाँ पर कई जगह होते हैं साइलेंसर का प्रयोग करते हैं। सबसे ज़्यादा आपने मूवी में देखा होगा, मूवी में अक्सर जो होता है जब कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, किसी को लोग मारने जाते हैं, खासकर पुलिस या अन्य कोई होता है, तो वहाँ पर अपनी बंदूक जो होते हैं एक तत्व लगाते हैं, इसको साइलेंसर कहते हैं, और उसको लगाने के बाद जब वो किसी को मारते हैं तो वहाँ पर आवाज़ बिल्कुल नहीं होती है। तो उस तरह की स्थिति लगा करने के बाद साइलेंसर वहाँ पर लगाने से ध्वनि आपको उत्पन्न नहीं होगी। लोगों को जागरूक करना तथा प्रभावी निषेधात्मक कानून बनाना, जागरूकता हर जगह बहुत ज़रूरी है। ध्वनि तरंगों के संचरण पथ को नियंत्रित करना, कहाँ से होकर गुजरेगी, कैसे गुजरेगी, किस लोग प्रभावित करेगी। ध्वनि अवशोषक पदार्थों का ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रयोग किया जाए ताकि वहाँ पर उसको प्रभावित कम कर सकें। सड़कों के किनारे हरे वृक्षों को लगाकर, क्योंकि वृक्ष ध्वनि की तीव्रता को 15 डेसिबल तक कम कर सकता है, तो इसको ध्यान रखिए। यदि ध्वनि प्रदूषण की स्थितियाँ जहाँ ज़्यादा हैं वहाँ पर यदि हम वृक्ष लगाते हैं तो वो आपको 15 डेसिबल तक की ध्वनि को कम कर सकता है। प्रमुख राजमार्गों, रेल मार्गों को नगरों से उचित दूरी पर स्थित होना चाहिए तथा इन्हें संपर्क मार्ग द्वारा जोड़ देना चाहिए ताकि वहाँ पर कोई इस तरह की समस्याएं आपको वहाँ पर उत्पन्न ना होने पाएँ। श्रोता अपने कानों में प्लग, कान का दस्ताना, ईयर मफ्स तथा ध्वनि हेलमेट लगाकर ध्वनि तथा शोर के प्रभाव से अपना बचाव कर सकते हैं। तो वहाँ पर यदि कहीं बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है तो अपने कानों को आप बंद कर लीजिए। उसके लिए आप इस तरीके के संसाधन अपना सकते हैं ताकि वहाँ पर आपको कम से कम उससे परेशानी हो। इसके अतिरिक्त भारत में ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के विधिक प्रावधान क्या क्या हैं? तो भारतीय दंड संहिता 1860 में धारा 268 है। धारा 268 में क्या कहा गया है? यह धारा बताती है कि लोक उपताप, पब्लिक को लेकर यहाँ पे नॉनसेंस जो होती है, पब्लिक नॉनसेंस की स्थितियाँ होती हैं, उसको लेकर ऐसे दुष्टतापूर्ण, यहाँ पर उत्पात होगा, लोक उत्पात में ऐसे दुष्टतापूर्ण कार्यों को कहते हैं जिसमें किसी को असुविधा हो, भ्रांति हो, क्रोध आए, चोट लगे, खतरा हो। ऐसे उत्पादों से तात्पर्य है वे कार्य जिससे लोगों को क्रोध ज़्यादा आता है। तो यहाँ पर समस्याएं ये उत्पन्न होती हैं। तो इस तरीके से धारा 268 के अंतर्गत आपको यहाँ पर प्राकृतिक उत्पाद दुष्टतापूर्ण कार्यों के लिए वहाँ पर सजा दी जा सकती है। दूसरा है कि इसके अंतर्गत दंड की इस उत्पाद के लिए दंड की सीमा निर्धारित की गई है। इसमें मनाही के बाद उत्पाद जारी रहने पर दंड की सीमा का निर्धारण किया गया है। तो धारा 268, 290, 291 में यहाँ पर पहले ये बताया गया है कि आपको उत्पाद है क्या, उसके बाद उत्पादों की मनाही की व्यवस्था है। जैसे कि कई बार नियम आता है
डीएम आदेश जारी कर देते हैं कि 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजेगा। अगर कोई बजाता है तो वहाँ पर उसकी गिरफ्तारी के भी प्रावधान किया है, जुर्माने की भी व्यवस्था हो जाती है। तो इस तरीके की स्थितियाँ यहाँ पर बनाई जा सकती हैं, और वो किसके अंतर्गत? भारतीय दंड संहिता की धारा 268, 290 और 291 के अंतर्गत। इसके बाद वाहन अधिनियम 1988 के अंतर्गत गाड़ी के हॉर्न और ध्वनि शामक का सही हालत में न होना, बीएसई के मानकों से अधिक ध्वनि करना आपत्तिजनक एवं दंडनीय अपराध है। तो क्या होना चाहिए आपके पास? गाड़ी के हॉर्न और ध्वनि शामक का सही हालत में होना। अगर ये दोनों नहीं है तो वहाँ पर आप पर जुर्माने और दंडनीय अपराध होंगे। इसके अतिरिक्त पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ये क्या कहता है? ध्वनि प्रदूषण पर सरकार को नियंत्रण की शक्ति तथा ध्वनि प्रदूषण एक दंडनीय अपराध है। ध्वनि प्रदूषण पर सरकार द्वारा नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है और इसे एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। इसके बाद ध्वनि रेगुलेशन नियम 2020, इसमें क्या बोला गया है? पर्यावरण मंत्रालय द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नए मानक तय किए गए हैं, जिसके अनुसार अब रात 10 बजे से सुबह 6 बजे अवधि के बीच सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, अस्पतालों के आसपास सीमा से अधिक शोर पर 1 लाख जुर्माना और 7 साल की सजा का प्रावधान है। कहाँ पर? स्कूल, अस्पतालों के आसपास 10 बजे से लेकर के 7 बजे तक। यहाँ पर यदि आप 10 से कितना है? 10 से 6 बजे तक, रात को 10 बजे, सुबह 6 बजे तक यदि आप यहाँ पर जरूरत से ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करेंगे, ध्वनि प्रदूषण करेंगे, तो वहाँ पर 1 लाख जुर्माना और 7 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं निगरानी केंद्रों की स्थापना की जाएगी और विभिन्न क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण स्तर को भी तय किया जाएगा कि कहाँ पर कितना प्रदूषण कर सकते हैं, कि स्कूल कॉलेज में कितना होगा आपको, साथ ही औद्योगिक क्षेत्रों में कितना होगा, आवासीय क्षेत्रों में कितना होगा, उसके लिए वहाँ पर मानक तय किए गए। इसके बाद विद्युत चुम्बकीय विकिरण प्रदूषण है। तो विद्युत चुम्बकीय विकिरण में यहाँ पर देखिए विद्युत चुम्बकीय विकिरण प्रदूषण की चर्चा करनी है। यहाँ पर हम सबसे पहले विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, प्रकार हैं, विकिरण हैं, स्रोत हैं, प्रभाव हैं। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या हैं? जब किसी विद्युत परिपथ में वैद्युत धारा बहुत उच्च आवृत्ति से बदलती है तो उस परिपथ से ऊर्जा तरंगों के रूप में चारों ओर प्रसारित होने लगती है। इन तरंगों को विद्युत चुम्बकीय तरंगे कहते हैं। तो ये उसकी परिभाषा है। बेसिकली आपके एग्जाम में आती नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे परिभाषा आपको हमने देख ली। ये तरंगे निर्वात में चल सकती हैं। ये समटाइम ऐसी चीज़ें पूछ ली जाती हैं, लेकिन रेयरली आता है ये भी। ये प्रकाश की गति से चलती हैं तथा अनुप्रस्थ प्रकार की होती हैं। पृथ्वी पर सौर विकिरण किस रूप में प्राप्त होता है? तो विद्युत चुंबकीय लघु तरंगों के रूप में। समटाइम ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम्स में कि यहाँ पर पृथ्वी पर जो तरंगें प्राप्त होती हैं, सौर विकिरण प्राप्त हो, किस रूप में होता है? तो इसको ध्यान रखिएगा, विद्युत चुंबकीय लघु तरंगों के रूप में। पृथ्वी अपनी ऊष्मा को शून्य में विद्युत चुम्बकीय दीर्घ तरंगों के रूप में छोड़ती है। तो पृथ्वी अपनी ऊष्मा के शून्य में विद्युत चुम्बकीय दीर्घ तरंगों के रूप में से छोड़ती है। इसको भी हमें ध्यान में रखना है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के प्रकार क्या हैं? तो पहला है रेडियो तरंगे। क्या है? रेडियो तरंगे। रेडियो तरंगे कैसी हैं? निम्नतम आवृत्ति तथा उच्चतम तरंग दैर्घ्य तथा तरंग लंबाई वाली विद्युत चुम्बकीय तरंगों को रेडियो तरंग कहते हैं। तो निम्नतम आवृत्ति, उच्चतम तरंग दैर्घ्य वाली होती हैं ये, और इनकी जो आवृत्ति है 10.5 मेगाहर्ट्ज तक यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर इसकी आवृत्ति की हमने चर्चा कर ली। इसके बाद आता है सूक्ष्म तरंगे। तो रेडियो तरंगे देख ली, सूक्ष्म तरंगों की चर्चा करते हैं। जिन तरंगों की आवृत्ति रेडियो तरंगों की अपेक्षा अधिक हो और तरंग दैर्घ्य रेडियो तरंगों की अपेक्षा कम हो, उन्हें हम सूक्ष्म तरंगे कहते हैं। तो अधिक क्या होगी? अधिक यहाँ पर होगी रेडियो तरंगों की अपेक्षा अधिक क्या है? आवृत्ति अधिक है। और तरंग दैर्घ्य क्या होगा? कम होगा। किससे? रेडियो तरंगों की अपेक्षा। क्या कहेंगे? सूक्ष्म तरंगे अर्थात माइक्रोवेव्स कहेंगे। अब इसमें देखिए, इसके अंतर्गत अवरक्त तरंगे, दृश्य तरंगे, एक्स तरंगे तथा गामा किरणें आती हैं। और यहाँ पर ये सब जो होती हैं अलग अलग अतरंग आवृत्ति एवं तरंग दैर्घ्य की होती हैं। सभी की तरंग आवृत्ति दैर्घ्य अलग अलग होती है, ये आपको जानने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर बस ये जान लीजिए, ये सब आपकी सूक्ष्म तरंगे हैं। उपग्रह संचार में सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। उपग्रह संचार में आपको किसका प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्म तरंगों का आपको प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त टीवी कार्यक्रमों के संचारण में रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। तो उपग्रह संचार में सूक्ष्म तरंगे और टीवी कार्यक्रमों में रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। कोहरे व धुंध के पार देखने में सहायता क्या करता है? अवरक्त किरणें। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कोहरे एवं धुंध के समय सहायता क्या करता है? देखने में ज़्यादा कंफर्टेबल क्या रहता है? अवरक्त किरणें। इसके बाद आता है विद्युत चुम्बकीय विकिरण। तो विद्युत चुम्बकीय विकिरण क्या है? अंतरिक्ष जहाँ पर माध्यमहीन होता है, विहीन होता है, कुछ नहीं होता, कोई माध्यम नहीं होता है, ठीक है।
अंतरिक्ष अथवा पदार्थ माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से ऊर्जा संप्रेषित तथा ट्रांसमिट करने को विद्युत चुंबकीय विकिरण कहते हैं। तो अंतरिक्ष में जो भी ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रांसमिट होती है, उसकी जो घटना है जिस माध्यम से होती है उसे विद्युत चुंबकीय विकिरण कहते हैं। और तरंग किसका विकिरण होता है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का ऊर्जा संप्रेषण होता है। विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रदूषण क्या है? तो उच्च वोल्टेज क्षमता के विद्युत संप्रेषण तारों अथवा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से निकलने वाले विकिरण द्वारा जीवों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव को विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रदूषण कहते हैं। तो कहाँ से निकलता है? उच्च वोल्टेज क्षमता के विद्युत संप्रेषण तारों से, जो मोटे मोटे आपके तार लगाए जाते हैं जिससे विद्युत ऊर्जा का परिचालन होता है, उससे जो होता है विकिरण निकलता है। और जो विकिरण होता है वो जीवों को नुकसान पहुँचाता है। जोड़ने वाले पतंगे हैं या जीव जंतु हैं उनको वहाँ पर वो नुकसान पहुँचाता है। तो यहाँ पर इसके स्रोत क्या हैं? स्रोत देखिए तो रेडियो वेव के सामान्य स्रोत क्या हैं? रेडियो सेट है, मोबाइल है, वायरलेस सेट है, विद्युत संप्रेषण लाइनें हैं। ये सब किसके हैं? रेडियो वेव के सामान्य स्रोत है, रेडियो तरंगों की। तो रेडियो सेट, मोबाइल, वायरलेस सेट, विद्युत संप्रेषण लाइन। माइक्रोवेव अर्थात सूक्ष्म तरंगों के कौन कौन स्रोत हैं? तो रेडियो टेलीस्कोप होगा ये। उपग्रह संचार, माइक्रोवेव ओवन, तो यहाँ पर रेडियो टेलीस्कोप, उपग्रह संचार और माइक्रोवेव ओवन यहाँ पर माइक्रोवेव के स्रोत हैं। प्रभाव क्या पड़ता है? सबसे पहला प्रभाव है इलेक्ट्रोस्मॉग। क्या है? इलेक्ट्रोस्मॉग, ये भी पूछा गया है, इसको भी ध्यान से देखिएगा। तो इलेक्ट्रोस्मॉग क्या है? विद्युत चुंबकीय विकिरण अपने आसपास के क्षेत्र में एक अदृश्य आवरण बना लेता है। विद्युत चुंबकीय विकिरण अपने आसपास के क्षेत्र में एक अदृश्य आवरण बना लेता है जो सभी जीवधारियों के ऊपर विपरीत प्रभाव डालता है। इसे इलेक्ट्रोस्मॉग कहते हैं। फिर से देखिए क्या है? विद्युत चुंबकीय विकिरण अपने आसपास के क्षेत्र में एक अदृश्य आवरण बना लेता है जो सभी जीवधारियों के ऊपर विपरीत प्रभाव डाल लेता है। इसे इलेक्ट्रोस्मॉग कहते हैं। तो विद्युत चुंबकीय जो क्षेत्र होता है उसके आसपास अपने विकिरण के द्वारा एक ऐसा क्षेत्र बना, मतलब कि जितने क्षेत्र में वो विकिरण कर रहा है उस पूरे क्षेत्र को ही हम क्या कहते हैं? वो आपका बन जाता है इलेक्ट्रोस्मॉग क्षेत्र। और वहाँ पर जो भी जीव जाता है उसको वो नुकसान पहुँचाता है। माइक्रोवेव तरंगों की बात करते हैं तो आँखों, अंडकोशों, पाचन तंत्र, पित्ताशय तथा मूत्राशय माइक्रोवेव के माध्यम से ऊष्मा का अवशोषण करने के तुरंत बाद इन अंगों की लघु रक्त वाहिकाएं ठंडी होने में सूक्ष्म नहीं होती हैं और सूक्ष्म जल, चूँकि यहाँ पर जो जल होता है वो माइक्रोवेव जो तरंगें होती हैं वो उनको नुकसान पहुँचाने का कार्य करती हैं। तो इस तरीके से आपके कुछ पर्टिकुलर जो आपके बॉडी के जो अंग हैं वहाँ पर ये माइक्रोवेव तरंगें जो होती हैं वो उनको नुकसान पहुँचाती हैं। नेक्स्ट है ठोस अवशिष्ट होगा, यहाँ पर भी गलती है। तो ठोस अवशिष्ट प्रदूषण की बात करते हैं। सबसे पहले ठोस अवशिष्ट तत्व क्या होते हैं उनकी चर्चा करेंगे, उसके बाद कारण, स्रोत, प्रभाव और उपायों की। तो ठोस अवशिष्ट तत्व क्या है? उपयोग के बाद बेकार तथा निरर्थक पदार्थों को ठोस अवशिष्ट तत्व की संज्ञा दी जाती है। कोई मोबाइल फ़ोन यूज़ किया आपने, उसको सेल आउट किया, बेच दिया, कहीं फेंक दिया। कोई पदार्थ ऐसा खरीदा, एक टाइम तक यूज़ किया, उसके बाद उसको फेंक दिया, तो वो क्या है? ठोस अवशिष्ट है और उसको आपका निरर्थक है, किसी प्रयोग का नहीं है, वैसी चीज़ें। ऐसा कारण, इसका कारण क्या है? कारण क्यों ऐसे इस तरीके की चीज़ें उत्पन्न हो रही हैं? आर्थिक स्तर से संपन्न एवं औद्योगिक स्तर पर अत्यधिक विकसित पश्चिमी देशों के प्रयोग करो और फेंकों की संस्कृति ठोस अवशिष्ट प्रदूषण के विकट समस्या के लिए जिम्मेदार है। तो पश्चिमी जो संस्कृति है, एक बार खरीदिए, यूज़ करिए, फेंकिए, अर्थात यूज़ एंड थ्रो। इस तरीके की पॉलिसीज़ के कारण क्या होता है? बहुत अधिक मात्रा में ठोस अपशिष्ट को जनरेट करते हैं। और जब इतनी ज़्यादा बड़ी मात्रा में ठोस अपशिष्ट का जनरेट होता है तो उससे आपको समस्याएं होती ही होती हैं। जबकि विकासशील एवं अविकसित देशों के समाज में संरक्षण संस्कृति के तहत एक वस्तु का कई बार उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, विकासशील अविकसित देशों में क्या है कि ऐसी चीज़ें बनाइए जो आप लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं। स्रोत क्या हैं? देखिए धात्विक, अब देखिए कहाँ पर कितने स्रोत हैं, कौन कौन से अपशिष्ट होते हैं जो ठोस अपशिष्ट के अंतर्गत आते हैं। एक होता है धात्विक ठोस अपशिष्ट, जैसे कांच, डिब्बे, बोतल, क्रॉकरी, कुर्सी, लोहा। अधात्विक ठोस अपशिष्ट, पैकिंग का अपशिष्ट, कपड़ा, रबर, चर्म, कास्ट होगा लकड़ी। इसके बाद अगला है भारी ठोस अपशिष्ट, मशीनों के पार्ट, फर्नीचर के टुकड़े, टायर। इसके बाद आता है राख अपशिष्ट, कास्ट को, लकड़ी को जलाया गया, कोयला, उपली। मृत जीव अपशिष्ट, पशु पक्षी पौधों का मरने के बाद जो पदार्थ पड़ा रहता है। मकानों के भग्नावशेष टूटने के पश्चात। मिट्टी है, पत्थर है, कास्ट है, धातु है, क्योंकि मकान में क्या लगा होगा? मिट्टी होगी,
नीचे पत्थर होगा जो उसके माध्यम से दीवारें इत्यादि खड़ी की गई हैं, लकड़ी होगा जो आपको फर्निश्ड किया गया होगा, धातु होगी जो छड़ें इत्यादि लगाई गई होंगी। तो ये सब कृषिजन्य अवशिष्ट, भूसा, खाद्य, पत्तियाँ, खाद, डंठल, मल मूत्र अवशिष्ट ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों के, उद्योगजन्य अवशिष्ट, नाभिकीय कचरा, कोयला, राख, रासायनिक अवशिष्ट तत्व। तो ये सब क्या हैं? अवशिष्ट पदार्थ हैं, इतने इनके स्रोत हैं। प्रभाव क्या पड़ता है? पारिस्थितिक जन समस्याएं, जैसे कि रोग ज़्यादातर फैलते हैं, हैजा है, डायरिया है, हेपेटाइटिस है, ये सब रोग हैं, प्लेग है का कारण बनता है। भूमिगत जल के रिसाव से जल प्रदूषण होता है। आहार श्रृंखला में हानिकारक तत्वों का वहाँ पर आपकी स्थिति देखी जाती है कि हानिकारक तत्वों के प्रवेश होता है और उसको वहाँ पर खाने के पश्चात तो आपका प्रकार की समस्या उत्पन्न होंगी। लाभदायक जो सूक्ष्म जीव हैं वो नष्ट हो जाते हैं इन प्रदूषण के कारण। मिट्टी के में है, अगर आपने ठोस अपशिष्ट डाल दिया है, वो प्रदूषण कर रहा है तो वहाँ पर उनको नुकसान होगा, तो वो नष्ट हो जाते हैं। दम घुटने वाले वाष्पों, गैसों का आवरण अच्छा अवशोषक है, अतः आँखों व मांसपेशियों के ऊतकों के माइक्रोवेव से ज़्यादा हानि होती है, तो उनके कारण आपको समस्याएं उत्पन्न होती हैं। सेलुलर फोन से उत्सर्जित विद्युत चुंबकीय तरंग स्पंदन मानव मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लंगेटा को प्रभावित करता है। जो आप ज़रूरत से ज़्यादा सेल फोन कहते हैं, इसीलिए मत प्रयोग किया करिए। ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वो आपके मस्तिष्क को नुकसान पहुँचाता है। सेलुलर फोन से उच्च आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय विकिरण निकलते हैं जो कि पेसमेकरधारी हृदय मरीज के लिए प्राणघातक होते हैं। जो पेसमेकर आपके हार्ट में लगा होता है वहाँ पर उसमें समस्याएं उत्पन्न होती हैं यदि वहाँ पर आपको कैसा क्या यूज़ करें। सेलुलर फोन की आवृत्ति बहुत उच्च है। कंप्यूटर मॉनिटरिंग से अल्फा और बीटा किरणें उत्सर्जित होती हैं जो कि आपको आँख को कॉर्निया को खतरा उत्पन्न करती हैं। आँख की जो कॉर्निया होती है उसके लिए क्या है? कंप्यूटर की मॉनिटरिंग। अब ये मॉनिटर है, ये मॉनिटर है, अब इसको मैंने ब्लैक कर रखा है, वाइट कर लीजिए तो रोशनी वहाँ पर बहुत ज़्यादा निकलती है, वो मेरे आंखों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ज़रूरत से ज़्यादा समय तक यदि मैं इस मॉनिटर पर रहूँ, इसको वाइट कर दूँ और उसको बहुत लंबे समय तक अगर आप देख रहे हैं तो वहाँ पर वो आपकी आंखों के लिए नुकसानदायक होते हैं। माइक्रोवेव्स कीटों तथा स्तनपाइयों की कोशिकाओं में जीनोम उत्परिवर्तन का कारण भी बनती है। उनके जीनों में, अर्थात जो छोटे जीव हैं उनके जीन्स जो होते हैं, उनके जीन्स को में भी वो परिवर्तन लाने में सक्षम हैं। इसके अतिरिक्त विद्युत पावर लाइनों द्वारा उत्पन्न विकिरण हमारी रोग निरोधक शक्ति को भी समाप्त कर सकता है। तो हमारी जो इम्यून सिस्टम है उसको समाप्त कर सकता है आपकी विद्युत पावर लाइनें। उपाय क्या हैं? इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों तथा यथासंभव कम प्रयोग किया जाए। जो भी टेलीफोन है, लैपटॉप है, आपका अन्य चीज़ें हैं, उनका हम ज़रूर से टीवी इत्यादि देखना है वो कम से कम प्रयोग किया जाए। टेलीविज़न, कंप्यूटर आदि पर सुरक्षात्मक कवच का प्रयोग किया जाए, अर्थात ऐसी LED स्क्रीन्स लगाई जाएँ जो कि आँखों के लिए बेटर हों। समाचार पत्रों और टीवी के माध्यम से विद्युत चुंबकीय विकिरण के दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी एवं प्रचार करना, जागरूकता सबसे ज़रूरी पहलू है। उच्च वोल्टेज के बिजली के तारों जो कि सिर के ऊपर से गुजरते हों उनसे 60 मीटर की दूरी सुनिश्चित की जाए, अर्थात घर उसके इत्यादि के ऊपर से वहाँ पर ना हो, दूर हो भी तो काफ़ी दूर हो, कम से कम 60 मीटर की दूरी से निकाले जाएँ। सेलुलर फ़ोन, वॉकी टॉकी तथा कार्डलेस फ़ोन आदि का जहाँ तक हो कम से कम प्रयोग करना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने ये सारे उपायों को एक एक करके हमने इसमें देख लिया है। तो हमने स्टार्टिंग कर थी, एट द लास्ट पॉइंट हम पे चलते हैं और उसके बाद फिर इसको डिस्कस करेंगे। तो एक तरीके से अगर मैं बताऊं, हमने जहां से स्टार्ट किया था इस टॉपिक को और उसको हमने पूरा यहाँ पर आपको पढ़ लिया है और आई थिंक थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है, जस्ट वेट। ओके, तो हमने यहाँ पर प्रभाव देख लिया, इस प्रदूषण के प्रकार और उनकी चर्चा कर ली। प्रभाव में समस्याएं क्या हैं? तो प्रभाव में समस्याएं देखें क्या है, मानव जीवन पर प्रभाव पड़ता है। मानव जीवन जितने प्रभाव होते हैं हमने वहाँ पर देखे। जैव विविधता प्रभावित होती है, जीवों का नष्ट होना, प्राकृतिक पर्यावरण का भी नष्ट होना वो देखा। आर्थिक प्रभाव क्या है? अगर मानव नष्ट होगा, प्राकृतिक पर्यावास नष्ट होंगे तो वहाँ पर क्या होगा? संसाधन सीमित होंगे, मिट्टी की उर्वरता खत्म हो जाएगी, खाद्य उत्पादन नहीं होगा, लोगों को खाने पीने की समस्याएं उत्पन्न होंगी, तो उसके कारण आपको क्या होगा? आर्थिक तंत्र में भुखमरी, कुपोषण की समस्या उत्पन्न होंगी। बीमार लोग होंगे तो वहाँ पर उनके लिए मेडिकल अस्पताल इत्यादि की समस्याएं उत्पन्न होंगी, तो वो आर्थिक संदर्भ में समस्याएं स्थितियाँ डेवलप करेंगे। बाजार दुष्प्रभावित होगा, ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट पड़ेगा, कार्बन उत्सर्जन ज़्यादा होगा, तो आप अन्य स्तर पर विकास करने के बजाय आप ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण के संदर्भ में खर्च करना शुरू करेंगे, तो वहाँ पर ऐसी टेक्नोलॉजी का विकास करना शुरू करेंगे, तो वहाँ पर कैसे आर्थिक विकास कहीं का अवरुद्ध होगा और एक ही क्षेत्र में आपको फोकस रहना करना पड़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट से जैसे मैंने पहले कहा तापमान बढ़ेगा तो आपका जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलेंगे, समुद्री जलस्तर का में वृद्धि होगी,
आसपास के जो भी समुद्री जल स्तर का अगर वृद्धि होती है तो जो छोटे छोटे द्वीप हैं या फिर समुद्र के किनारे बसे हुए शहर हैं वो डूब जाएंगे, जिससे विस्थापन की समस्याएं उत्पन्न होंगी। वहाँ पर खाद्यान्न के लिए वहाँ पर संघर्ष शुरू हो सकता है विस्थापन की समस्याओं के कारण। तो इस तरीके से मौसम परिवर्तन और उसके कारण कई तरीके के दुष्परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। निदान के लिए क्या है, वही सारे तकनीकें हैं कि हमें वृक्षारोपण को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देनी है। सभी प्रकार के प्रदूषण को नियंत्रण करने में अगर हम देखें तो वृक्षारोपण एक बहुत बड़ा माध्यम हो सकता है। ग्रीन तकनीकी का, ग्रीन टेक्नोलॉजी का जितना अच्छा हो सके तकनीकी ऐसी प्रयोग की जाए जो कि आपके प्रदूषण को कम करने में मदद करे, उसके लिए ग्रीन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाए। कार्बन एमिशन कम करने वाली तकनीकों को विकसित किया जाए। नवीकरणीय ऊर्जा को वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया जाए जिससे कि कार्बन उत्सर्जन कम हो, अर्थात वहाँ पर थर्मल पावर इत्यादि का प्रयोग, कोयला आधारित उद्योगों का उपयोग ना करके सोलर जैसी एनर्जीज का हम प्रयोग करें। और संरक्षण का प्रयास किया जाए, जीवों के इत्यादि के लोगों के संरक्षण के वहाँ पर हमें प्रयास करने चाहिए। तो इस तरीके से मैंने आपको एक घंटे की सेशन में आपको प्रदूषण, 8 प्रकार के प्रदूषण और शायद 8 प्रकार के प्रदूषण को मैंने डिटेल से हर प्रकार के संदर्भ पढ़ा दिया और प्री और मेंस दोनों संदर्भ से यहाँ पर आपको चीज़ें बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो गई। अगर आपने पूरा सेशन देखा होगा तो आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को देखने की जरूरत है। ऐसे ही लेक्चर को हो सकता है 4-5 घंटे या 6-7 दिन में आप कंप्लीट करते हो, अलग अलग संदर्भों से इसे देखते हो, लेकिन यहाँ पर आपका 1 घंटे में ये पूरा का पूरा सेशन आपका कंप्लीट हो गया। इसे आप अच्छे से कर लीजिए। दूसरा, नोट्स आपके बने बनाए हैं, बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक ढंग से बने हुए हैं। आप भी ऐसे ही नोट्स बनाइए और इन्हीं आधार पर इन चीज़ों को डिस्कस करिए, इन्हीं आधार पर इन चीज़ों को पढ़ना शुरू करिए। अगर आप ऐसा पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर बहुत फ़ायदा इसका देखने को मिलेगा। तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे एनवायरनमेंट का कुछ अन्य टॉपिक्स को लेकर। बेसिकली आई थिंक 1-2 लेक्चर कम से कम शायद और मिलने चाहिए आपको, जहाँ तक कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं। तो 2 या लेक्चर कम से कम मिलेंगे ही आपको, और उसके बाद यहाँ पर आपके एनवायरनमेंट की क्विक रिवीजन सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। तो आई होप यहाँ पर ये लेक्चर आप जरूर देखिए और इसको अच्छे से स्टडी करिए। थैंक यू सो मच।